तनाव क्या है, तनाव कहाँ कहाँ से मिल सकता है, इसका क्या क्या स्रोत है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपसे तनाव पूछेगा कि तनाव जो है होता क्या है, तनाव कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए तनाव क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है तब वह तनाव या चिंता में रहने लगता है, जो कि एक शारीरिक क्रिया है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। देखिए तनाव क्या होता है, तो तनाव एक ऐसा शारीरिक इमोशन होता है, यह एक क्या होता है, इमोशन होता है, जो व्यक्ति के शारीरिक रूप से जो है यह प्रभावित करता है, समझ गए ना, मेंटली प्रभावित करता है। अब समझिए हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने कामों को या हम अपने लक्ष्यों को या हमें जो है जो भी ज़रूरत है उसको हम पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं, सक्षम नहीं हो जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो है तनाव या चिंता उत्पन्न होने लगता है, समझ गए। तो यही तनाव एक प्रकार का क्या होता है, चिंता का रूप ले लेता है, समझ गए ना। जब किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य में असफल होता है तो उसमें जो है चिंता उत्पन्न होने लगता है, और वही चिंता जो है तनाव जो है व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है, समझ गए। या व्यक्ति के अंदर तनाव है तो उससे एंजाइटी, चिंता होने लगता है, समझ गए चीज़ को। चलिए यह शारीरिक प्रक्रिया होता है, समझ गए। चलिए तनाव, किंतु जब तनाव व चिंता पर व्यक्ति का नियंत्रण न रहे और बराबर मानसिक अंतर्द्वंद चलता रहे तो यह तनाव व चिंता एक मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाता है। ठीक है, देखिए तनाव जो होता है, तनाव जैसे ही आपके ज़िंदगी में किसी भी समस्या से आएगा आपके दिमाग में शारीरिक मानसिक रूप से, तो अगर ये इस पर व्यक्ति अपना नियंत्रण नहीं बना पाता है और यह तनाव जो है लंबे समय तक बार बार किसी काम को लेकर व्यक्ति उलझन में पड़ता है, व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चलता है, तो जो है व्यक्ति जो है क्या होता है, वह मानसिक रूप से वैज्ञानिक समस्या का शिकार हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिन से ग्रसित हो जाएगा तो बीमारी का रूप ले ही लेगा। तो वही चीज़ है, स्ट्रेस भी अगर ज़्यादा दिन से अगर बना रहेगा तो उस व्यक्ति में एंजाइटी, चिंता का जो है प्रॉब्लम सताने लगेगा, स्ट्रेस में रहने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि व्यक्ति जो है व्यवहार व विचार जो है सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक की तरफ बढ़ने लगता है। जिस व्यक्ति में एंजाइटी या चिंता या स्ट्रेस रहता है तो उस व्यक्ति में जो उसका व्यवहार, जो बिहेवियर होता है या जो विचार, थॉट होता है, वह सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक की तरफ बढ़ने लगता है और व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होने लगता है। तो यही कुछ आपका स्ट्रेस होता है, यही एंजाइटी का, स्ट्रेस का, तनाव का मतलब है, समझ गए। चलिए तनाव का रियल परिभाषा देखिए जो कि रिचर्ड लेजेरस ने दिया था। ठीक है, रिचर्ड लेजेरस ने दिया था। तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है। देखिए तनाव क्या करता है कि किसी भी चीज़ से अगर तनाव व्यक्ति में आता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो वह स्ट्रेस क्या करता है, चिंता उत्पन्न कर देता है, समझ गए। चिंता का मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने लगना, हायर थिंकिंग हो जाता है, व्यक्ति उस विचार में, उस चीज़ों में डूब जाता है, तो वो चिंता होने लगता है। चिंता किसी भी चीज़ से डर या भय सताने लगता है तो वो चिंता हो जाता है, घबरा जाता है व्यक्ति, समझ गए ना। तो यही चिंता होता है। तो तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाला अवस्था होता है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनता है। रिचर्ड लेजरस ने कहा कि तनाव जो है एक चिंता उत्पन्न करने वाला अवस्था होता है जहाँ पे जो व्यक्ति होता है अपने जीवन में सामंजस्य से ज़्यादा जो है वह घटनाओं में जो है और जिम्मेदारियों में जो है इसका कारण बनता है। मतलब व्यक्ति जो है अपने जीवन में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और ज़्यादा जो है उसके जीवन में घटना और जिम्मेदारी जो है इस चिंता तनाव का कारण बनता है, समझ गए। ये रिचर्ड लेजरस ने कहा, समझ गए। चलिए उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए। या तनाव एक मानसिक स्थिति है जिससे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने का महसूस करता है। और ठीक चिंता भी वही चीज़ें होता है, जब किसी को चिंता होता है तो व्यक्ति अपने बाह्य और आंतरिक चीज़ों से होने को खतरा महसूस करने लगता है, जो व्यक्ति स्ट्रेस या चिंता में होने लगता है, समझ गए। तनाव शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का माध्यम है, ठीक है ना। तनाव जो है शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति को जो है अभी क्या जरूरी है। जैसे व्यक्ति किसी कार्य को लेकर असफल हो गया, उसमें तनाव हो गया, मतलब व्यक्ति क्या प्रदर्शित कर रहा है कि उसको जो है कोई काम की ज़रूरत था, किसी चीज़ का ज़रूरत था, बट वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर सका, अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है स्ट्रेस में है, तनाव में है। तो ये जो है उसका क्या किया, शारीरिक को प्रदर्शित किया ना। तो यही चीज़ें हैं, तमाम यही जो है मतलब होता है स्ट्रेस का, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका स्रोत देखते हैं कि किन किन स्रोतों से तनाव जो है बन सकता है। आपसे जो है पूछेगा कि तनाव क्या है, तनाव का कौन कौन से स्रोत है, तनाव का क्या प्रकार है, ठीक है ना, तनाव पर कैसे काबू पाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर में अलग अलग करके पूछेगा, या अगर बड़ा क्वेश्चन इससे पूछेगा तो दे देगा कि तनाव क्या है, तनाव का प्रकार लिखे, तनाव का दूर करने का उपाय लिखे, ठीक है ना, और तनाव के स्रोत लिखे। तो चलिए तनाव देख लिए, अब स्रोत देखते हैं कि कहाँ कहाँ से व्यक्ति को असफलता और तनाव मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए।
एक होता है संकटकालीन क्राइसिस। अब देखिए क्राइसिस या कैटास्ट्रोफे फैक्टर, देखिए क्राइसिस संकटकालीन, अब व्यक्ति के अचानक कोई ऐसे सामने कोई संकट आ जाता है जिससे जो है व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्रभावित होता है, उसका कोई भी काम कोई भी चीज़ें ऐसा चीज़ें हैं जो कि संकट आने के बाद व्यक्ति के तनाव उत्पन्न होता है, जो कि होता है सबके जीवन में कोई कोई ना ऐसा कहीं संकट आता है, क्राइसिस आता है जो अचानक से व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है, स्ट्रेस में डाल देता है, समझ गए ना। तो संकटकालीन जो है स्रोत से मिलता है, समझ गए। मुख्य जीवन की घटनाएं, कुछ ऐसे जीवन की घटनाएं होता है जो जीवन के आदमी के जीवन में जो है स्ट्रेस उत्पन्न कर देता है, जैसे किसी के परिवार में जो है समय से पहले किसी का मृत्यु हो जाना, ठीक है ना, हो जाना, किसी का कहीं जगह पे एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है ना, या तमाम तरीके के चीज़ ऐसे हो सकते हैं जो जीवन के मुख्य चीज़ें हैं और उसमें घटना जो घटित होता है और उसके कारण जो स्ट्रेस होता है, तो वह जो स्रोत होता है वह मुख्य जीवन की घटना से होने वाला स्रोत होता है, समझ गए। तो पहला संकटकालीन, दूसरा मुख्य जीवन घटना, ठीक है, या जीवन की मुख्य घटना। उसके बाद है दैनिक समस्या या सूक्ष्म तनाव कारक। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो तनाव पैदा करते हैं, वह दैनिक जीवन में व्यक्ति के रोज के दिनचर्या में होने वाले छोटे छोटे प्रॉब्लम से जो है, समस्या से जो है व्यक्ति का स्ट्रेस आता है। अब ये स्ट्रेस जो होता है थोड़ा देर के लिए होता है और ये चूँकि सूक्ष्म है, दैनिक समस्या है, तो आप लोग जानते हैं कि दैनिक के दिनचर्या में भी व्यक्ति को छोटे छोटे कामों में बाधा आता है जिससे व्यक्ति स्ट्रेस में थोड़ा देर के लिए चला जाता है। तो ये दैनिक समस्या के कारण आने वाला स्ट्रेस होता है, समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा परिवेश तनाव कारक। परिवेश का मतलब है आसपास के जो वातावरण है उसमें जो है व्यक्ति कैसे परिवेश में है। जैसे देखते होइएगा व्यक्ति जब कोई कार्य करना या कुछ करना चाहता है या आराम करना चाहता है तो उसके आसपास के जो परिवेश है, अगर वो आराम करना चाहेगा तो बहुत ज़्यादा डीजे, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है जिसके कारण उसको नींद नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है, व्यक्ति को चिढ़न महसूस होने लगता होता है ना। इसी भी प्रकार से तमाम ऐसे आपके परिवेश आसपास के चीज़ों में ऐसे चीज़ें होता है जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ जो है तमाम ऐसे चीज़ें आपके आसपास में होंगे जो व्यक्ति को तनाव उत्पन्न कर सकता है, समझ गए। तो ये परिवेश तनाव कारक होता है, समझ गए। तो ये 4 स्रोत होता है, आप लोग इस स्रोत को ध्यान में रखिएगा, पूछेगा तो इसके अंदर चीज़ों को लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए। स्ट्रेस के 3 भागों में, पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर और तीसरा अवधि या लक्षण के आधार पर। तीनों समझ गए। तीनों में क्या क्या था आप लोग जान गए। प्रकृति में सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है ना। अवधि में देखे हैं कि न्यूनतम अवधि है, असंयोगिक और दीर्घ अवधि है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका था तो यहाँ पे स्ट्रेस आपका ये वाला हो गया। अब चलिए स्ट्रेस पर कैसे काबू पाया जाएगा, किन किन चीज़ों से काबू पा सकते हैं तनाव पर, समझ गए ना। चलिए देखिए तनाव को कम करने का कौन कौन सा युक्तियाँ हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है तनाव अगर कम करना है तो ध्यान लगाकर किसी काम को करें, पूर्ण सचेत होकर किसी काम को करें, मतलब मिल्ड फुलनेस का माइंड जो है फुलनेस करे सचेत होकर, समझ गए। उपाय हेतु संगीतमय, मतलब कुछ काम कर रहे हैं उसको इंटरटेनिंग बनाइए, सामंजस्य संगीत वाला बनाइए, ठीक है, जिससे तनाव कम होगा। योग निद्रा, मतलब निद्रा लीजिए, अच्छा, समझ गए। उसके बाद कुछ ऐसे लेटर वगैरह लिख सकते हैं तनाव कम करने के लिए जिससे ध्यान भटकेगा। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं भगवान को, विश्राम तकनीकें अपना सकते हैं, समझ गए ना। हास्य क्रिया, कुछ ऐसे क्रिया करें जिससे हंसी आए, जिससे लाफिंग हो और तनाव दूर हो, समझ गए ना। शारीरिक व्यायाम करके आप ध्यान अपना भटका सकते हैं, तनाव से दूर जा सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में समय व्यतीत करना, अगर आपको लगता है कि हमें तनाव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो कहीं जंगल में कहीं कुछ जगह पे घूमना चाहिए जिससे प्रकृति के साथ सामंजस्य व्यतीत होगा आपका समय, समझ गए। प्राकृतिक औषधियों का उपयोग, नेचुरल मेडिसिन ले सकते हैं, हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं, समझ गए। समय प्रबंधन, समय टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, समझ गए। योजना और निर्णय करना या योजना बनाने वाला होना चाहिए, समझ गए। द्वंद्व समाज, कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन होना चाहिए, समझ गए। सामाजिक क्रियाएं, जो समाज का आपका जो क्रियाएं हैं उसमें भाग लेना चाहिए सामाजिक कामों में, और इन सब चीज़ों से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे पढ़ा दिया तो आपको रिपीट, आपको स्वयं से जो है 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा वीडियो को बैक हो कर, समझ गए। चलिए अब बाकी यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या कौन कौन से हैं, समझ गए ना। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से सामाजिक समस्या है। प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ विघटनकारी तत्व विद्यमान रहते हैं तथा इनसे सामाजिक समस्या पैदा होते रहते हैं। हमारे समाज में भी इनके अनेक सामाजिक समस्या विद्यमान है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य इन सामाजिक समस्याओं को समझना व के निवारण से मदद करना। समाज के विकास में बाधक कुछ समस्याएं निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए
देखिए सामाजिक समस्या का मतलब क्या है कि हमारे समाज में कुछ न कुछ ऐसे तत्व है, कुछ न ऐसे विघटनकारी तोड़ने वाला तत्व है जो समाज में समस्या पैदा उत्पन्न करता है। समझ गए? ये समाज को जो है विघटन करने का कार्य करता है। जो ऐसे तत्व होते हैं जो समाज के लिए समाज के विरुद्ध काम करते हैं, समाज के लिए हानिकारक होते हैं, समाज को दूषित करते हैं, तो ये समाज में जो है एक समस्या पैदा करता है जो हमारे समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक समस्याएं विद्वान उत्पन्न करता है। समझ गए? समाजशास्त्र का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में जितने भी समस्या है उसको समझा जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए इसका बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, जो कि समाज के कुछ ऐसे समस्या है जो कि नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं, दौड़ी दहेज प्रथा, बाल अपराध, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्राइम अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ठीक है ना, कास्टिज्म, सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, ठीक है ना, ड्रग एडिक्शन, मादक द्रव्य का सेवन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी, निर्धनता, अविवाहित महिलाएं, अनमैरिड मदर्स, विकलांगता, हैंडीकैप्ड सिटीजन, डिजेबिलिटी, गंदी बस्तियाँ, स्लम्स, इलिटरेसी, निरक्षरता, मदपान, एल्कोहलिज्म, निर्धनता, पुवर्टी, एड्स, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, रूरल इंडिपेंडेंस और बाल श्रम, चाइल्ड लेबर और बाल शोषण या बाल दुराचार, चाइल्ड एब्यूज। तो ये 20 जो है आपको सामाजिक समस्या यहाँ पे लिखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन 10 नंबर में क्या रहेगा कि सामाजिक समस्या क्या होता है, सामाजिक समस्या की सूची बनाएं, किसी एक पर विस्तृत से चर्चा करें। तो ये 20 में से जो भी अच्छा से आपको 2-4 याद कर लेंगे, ठीक है ना, उस पर जो है अच्छा से कोई एक पूछ देगा तो लिख देंगे, या सीधा आपको जो है दे देता है 5-5 नंबर वाला में एक आध जो है पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। 3 ही क्वेश्चन हो पाया क्योंकि बिहेवियर साइंस का क्वेश्चन बड़ा है, समझाना भी पड़ता है, तो इतना जल्दी मैं नहीं निकल सकता हूँ बिना समझाए, तो समझाने में लेट लग जाता है। तो इसीलिए मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। 3 क्वेश्चन हुआ, इस 3 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है कुंठा या निराशा। लोग कहता नहीं है कि इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, मतलब व्यक्ति कुंठित है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो है अंदर निराशा है, तो यही फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन में 3 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछेगा कि जो है कुंठा का परिभाषा लिखे, एक पूछेगा आपके कुंठा का प्रकार बताएं, और एक पूछेगा कि आप कुंठा यानी निराशा को कैसे दूर कर सकते हैं, इसका उपाय बताएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो फ्रस्ट्रेशन है, तो ये फ्रस्ट्रेशन में जो सबसे पहला फ्रस्ट्रा है, यह फ्रस्ट्रा जो है यह लैटिन भाषा से फ्रस्ट्रा से बना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में बाधा आना। एक लाइन में कहा जाए तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी काम हो, आप जिसको तय किए हैं करने के लिए, उससे काम के बीच में या आपके लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आ जाता है, जिसके कारण आपके लक्ष्य या कोई काम जो है होने में बाधा उत्पन्न हो जाता है, असफल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में एक कुंठा उत्पन्न होता है। कुंठा मीन्स कहा जाए तो निराशा उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग फ्रस्ट्रेशन, कुंठा या निराशा कहते हैं। ठीक है, चलिए आज के समय में व्यक्ति को दैनिक, देखिए यहाँ पे ये तो समझ गया कि इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में बाधा आना, ये समझ गए। आज के समय में व्यक्ति को दैनिक जीवन यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बातें हैं। आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एकदम इजी वे में अपनी लाइफ को चलाता हो या अपनी इजी वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता हो। सबके जीवन में अनेकों कठिनाई आता ही आता है। ठीक है, उसका सामना करना ही पड़ता है। साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी कभी विशेष समस्या आ जाती है। ठीक है, जिनका वह समाधान नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह कुंठा का शिकार हो जाता है। देखिए, व्यक्ति जब कोई लक्ष्य करने जाता है, कोई काम करने जाता है या कुछ सोचता है, तो उसके सोच में या उसके काम में या उसके लक्ष्य में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे उसको जो है वो काम में जो है उसमें समस्या उत्पन्न होने लगता है। उसके लक्ष्य की प्राप्ति में या उस सोच में, जो सोच को थिंकिंग कर रहा है, उस सोच में समस्या उत्पन्न होने लगता है, या फिर व्यक्ति का कोई भी काम जो है पूरा नहीं हो पाता है, बीच में ही अटक जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो है वह व्यक्ति क्या होता है, कुंठित हो जाता है और उसको निराशा जो है हाथ लगता है। और यही जो है आपका कुंठा का अर्थ होता है। रियल तौर पर जाना जाए, रियल तौर पे यही जानते हैं कि आज के समय में व्यक्ति के अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है तब जब हम अपने कामों के साथ जो है सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं बना पाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार की समस्या आ जाता है। और यही समस्या का जब समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति को फलस्वरूप कुंठा का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका कुंठा का रियल में मीनिंग हो गया। ओके,
अब जो कुंठाग्रस्त व्यक्ति होता है, व्यक्ति के मन में सांवेगिक अस्थिरता आ जाती है, उसमें निराशा की भावना आ जाती है। अब जो कुंठाग्रस्त व्यक्ति, जो फ्रस्ट्रेट व्यक्ति होता है, देखते होइएगा फ्रस्ट्रेट व्यक्ति के मन में अनेकों ख्याल आएगा, जैसे उसको डर लगना, तनाव होना, डिप्रेशन होना, इस सब जो है अलग अलग जो है उसके सिचुएशन जो है व्यक्ति के मन में आने लगता है स्थिति, और वह व्यक्ति जो है अनस्टेबल बन जाता है, मीन्स उसके अंदर अस्थिरता आ जाता है, स्थिरता खत्म हो जाता है। ठीक है, वह कभी कभी अलग अलग विचार सोचेगा, अलग अलग चीज़ें कामें करने का प्रयास करेगा, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से यही कुंठाग्रस्त व्यक्ति का लक्षण होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी आ जाता है, मतलब सांवेगिक अस्थिरता आ जाता है। ठीक है, और उससे जो है निराशा की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। अब ये जो निराशा आप लोग देख रहे हैं ना, तो इस निराशा को समझने के लिए ये डायग्राम के मदद से आसानी से समझ सकते हैं निराशा को। जैसे देखिए, आप या हम कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने अंदर कोई क्या किया है, लक्ष्य गोल को रखा है, पाया है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति है और सामने उसके लक्ष्य दिख रहा है या काम दिख रहा है, जो भी चीज़ें हो पाने के लिए वो सामने दिख रहा है। ठीक है, लेकिन होता ये है कि व्यक्ति के और उसके लक्ष्य के बीच में, लक्ष्य के प्राप्ति से पहले ही कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा परिस्थिति जहाँ पे वह अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बना पाता है, और जैसे ही हम वातावरण से सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तो हमारे अंदर समस्या उत्पन्न होने लगेगा, और जैसे ही समस्या उत्पन्न होगा तो जो है व्यक्ति क्या होगा, असफल हो जाएगा, व्यक्ति क्या होगा, लक्ष्य से दूर भागेगा, और इस कंडीशन को ही जो है क्या कहते हैं, बाधा कहते हैं। सीधा तौर पे समझिए कि व्यक्ति को उसके लक्ष्य के प्राप्ति से पहले ही बाधा उत्पन्न होना जो है क्या कहलाता है, बाधा उत्पन्न होने से व्यक्ति के अंदर निराशा होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति कुंठित हो जाता है, मतलब कुंठा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए, व्यक्ति है और ये व्यक्ति को लक्ष्य पाना है, कोई भी लक्ष्य पाना है। ठीक है, लेकिन लक्ष्य पाने से पहले ही बीच में कोई ऐसे किसी भी कारण से जो बाधा उत्पन्न हो जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है, और इसी बाधा उत्पन्न होने से व्यक्ति निराशा आता है, व्यक्ति को कुंठा आता है। ठीक है, चलिए, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। अब जैसे ही व्यक्ति के अंदर बाधा आता है तो वह व्यक्ति के जो मन का अस्थिरता होता है, इनएस्टेबिलिटी होता है, उसमें डिप्रेशन का भाव आ जाता है, एंगर, व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, व्यक्ति को चिंता लग सकता है, व्यक्ति को डर सता सकता है। तो कुंठित वाले व्यक्ति में, फ्रस्ट्रेट व्यक्ति में मुख्यतः यह चार जो है लक्षण होते हैं, और डिप्रेशन के क्रोध होना, चिंता और डर, मुख्यतः यह चार जो है उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं फ्रस्ट्रेट व्यक्ति में। ठीक है, चलिए, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में दे दिया है, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में जो है आप इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंठा का या निराशा का कारण बताइए, किन किन स्रोत से, किन किन कारणों से व्यक्ति के अंदर कुंठा आता है, कहाँ कहाँ से जो है व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो सकता है या निराशा हाथ लग सकता है, किन किन कारणों से। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर कौन कौन से कारण है जो व्यक्ति के अंदर कुंठा जो है उत्पन्न करने के लिए एक सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में, या इसी को कारण। देखिए, आपसे कुंठा पूछेगा, उसका कारण पूछेगा और उसका निवारण यानी उपाय पूछेगा। ये 3 प्रश्न अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो कहेगा कि कुंठा निदान करने का उपाय बताएं, कुंठा के कारण लिखे, कोई एक पूछेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। कुंठा या निराशा के कारण या स्रोत, मतलब किन किन कारणों से कुंठा उत्पन्न होता है या व्यक्ति के अंदर निराशा आता है, या फिर किन किन स्रोतों से, किन किन सोर्सेज से व्यक्ति के अंदर कुंठा या फ्रस्ट्रेशन या फिर निराशा हाथ लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुंठा के मुख्य कारक निम्नलिखित है। मेरे डियर, कुंठा उत्पन्न होने का निम्नलिखित कारक नीचे दिए गए हैं, बट ये समझ लीजिए कि 2 मुख्यतः कारण होते हैं। 2 मुख्यतः कारण कौन कौन से होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और एक आपके क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक कौन से होते हैं, एक आपके बाह्य कारक होते हैं और एक आपके इंटरनल कारक होते हैं। बस 2 ही कारक में आपको ये सारा सिमट के रह गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। बाह्य कारक जो है या आपके बाह्य कारक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे देखिए, या आपके शरीर के आंतरिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगा, ये आपके आसपास या आपके बाहरी चीज़ों से होगा। ऐसा स्रोत जिससे बाहरी कारणों से व्यक्ति के अंदर कुंठा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो वह बाहरी स्रोत के कारण होने वाला कुंठा होगा। जैसे बाहरी स्रोत का मतलब है कि इंडिविजुअल फैक्टर, पहला ए पॉइंट है यहाँ पे, व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक का मतलब होता है कि व्यक्ति में कुछ ऐसे कारण जो उसके खुद के समस्या के कारण उत्पन्न हुआ हो और जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है कुंठित हुआ हो या व्यक्ति को निराशा हाथ लगा हो, तो वह उसके व्यक्तिगत कारण से हुआ होगा। ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर।
जैसे कोई व्यक्ति अंधापन है तो वो देख नहीं सकता है, कोई व्यक्ति बहरापन है सुन नहीं सकता है, कोई लंगड़ा रहा है मतलब अच्छे से चल नहीं पाएगा जो नॉर्मल चलता है, हकला रहा है मतलब वह क्लियर नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना। और आदि कुछ ऐसे असाध्य बीमारियां होता है जो व्यक्ति के क्षमता जिसके कारण कमी हो जाता है, ठीक है, व्यक्ति को स्वर अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है। और इन सभी कारणों से व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाता है। जैसे मानिए हम लंगड़ा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति डिजेबिलिटी है, अपंग है, तो जो व्यक्ति अपंग है और जो व्यक्ति नॉर्मल है, जो काफ़ी तेज़ी से अच्छे से दौड़ मतलब 4 किलोमीटर का हमको रेस प्राप्त करना है, मीटिंग में भाग लेंगे, ठीक है, तो जो एक नॉर्मल व्यक्ति 4 किलोमीटर को दौड़ लेगा जितना आसानी से, उतना आसानी से तो एक अपंग व्यक्ति नहीं दौड़ पाएगा। और वह अपंग उसका खुद का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि अपंग व्यक्ति ये सोचेगा कि यार उसका आज मेरा विकास पैर बढ़िया रहता तो आज हम भी 4 किलोमीटर के रेस को अच्छे से प्राप्त कर लेते और हम विनर बनते। सोचता है ना कहीं व्यक्ति को मन में हीन भावना आ रहा है, व्यक्ति के अंदर जो है निराश की भावना आ रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपंग व्यक्ति है, निराश की भावना आता है, फ्रस्ट्रेट होता है, व्यक्ति कुंठित होता है अंदर ही अंदर। तो यह अपने आप के कारण मतलब खुद के कारण, चाहे अंधापन हो, देख नहीं सकता है मतलब वो कहीं सोचेगा कि काश आज मेरे आँख अच्छे होते या आँख होते तो मैं अच्छे से पढ़ता, मैं ये बनता। तरह तरह के भावना उससे रिलेटेड आता है, निराश आता है व्यक्ति के मन में जो उस कारण से उत्पन्न होता है, जो उसके खुद के कारण हो सकता है। तो ये सब कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं जो व्यक्ति के खुद के ऊपर होते हैं, व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, और वह व्यक्ति के जो है क्या करता है, कुंठित करता है, स्वयं के कारण बनता है असफल होने में। तो यही जो है आपके व्यक्तिगत कारण होंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया जो कि बाह्य कारण है, ये बाहरी कारण है। दूसरा है आर्थिक कारण। अब कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें, ठीक है, कोई बच्चा है वो चाहता है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी करें, 18-20 साल उम्र हो गया है, अब उसके सरकारी से इंजीनियरिंग नहीं निकल रहा है, उसका मन है इंजीनियर बनने का, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन भी नहीं है कि वह प्राइवेट से जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है और इंजीनियर बन सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो इस कारण से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक कुंठा, एक व्यक्ति को निराशा लगता है कि काश आज मेरे पास भी इतना पैसे होते, इतना धन होते तो आज हम इंजीनियर बन जाते। होता है ना, सबके मन में कुछ इस तरीक़ा से आर्थिक स्थिति के भी लिए मन में चलता रहता है भावना कि यार हमारे पास इतना ये नहीं है, धन संपत्ति नहीं है ना, तो आज हम ये कर लेते और इससे रिलेटेड व्यक्ति को निराशा हाथ लगता है, व्यक्ति कुंठित होता है अंदर ही अंदर। तो यह जो है उसके आर्थिक स्थिति के आर्थिक कारण होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्थिक कारण, ठीक है, कुंठित होने का। ओके, तीसरा है पर्यावरणीय कारक। अब पर्यावरण के कारण का मतलब होता है कि कभी कभी व्यक्ति अपने पर्यावरण संबंधी जो है बाधा के कारण अपने निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, जो कुंठा उत्पन्न करती है। जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा होना, अकाल होना, सुनामी होना, महामारी आना आदि जो व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक किसान अपना फसल लगाया समय पर, किसान उम्मीद करता है कि समय से बारिश हो जाएगा तो जो है हमारा फसल बेहतर होगा, लेकिन पर्यावरण ऐसा है कि बारिश हुआ ही नहीं, समय पर बारिश हुआ ही नहीं, और बारिश नहीं होगा तो खेत के फसल नष्ट हो जाएगा। खेत के फसल नष्ट हो गया, बारिश नहीं हुआ तो अब किसान को भाई फसल उगाता है, उससे कुछ आमदनी आता है, पैसे कुछ आते हैं, घर के अनाज भोजन चलता है, तो फसल नष्ट होने से किसान को लॉस होगा, यानी उसको न पैसा आगे मिल पाएगा और नहीं जो है उसको क्या होगा, भोजन अपना आगे चला पाएगा खुद का। तो इससे व्यक्ति के अंदर क्या होगा, निराश हाथ लगेगा कि यार मैंने इतना मेहनत से इतना खर्च करके खेती किया और आज मेरा फसल नष्ट हो गया। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कुंठित होगा, व्यक्ति के अंदर परेशानी होगा, निराशा होगा। इसी प्रकार से अलग अलग पर्यावरण है, जैसे बाढ़ आ जाना, अचानक से बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आने से भी जो है फसल नष्ट हो जाता है, बहुत सारा उसमें कीचड़ जो है फसल पर तोप देता है, ठीक है ना, ढक देता है। इसी प्रकार से बाढ़ जो है रास्ते के रास्ते तोड़ देता है। बाढ़ आने से व्यक्ति को अगर कहीं जरूरी जगह पर जाना है तो रुक जाता है, और रुक जाता है तो व्यक्ति का काम छूट जाता है, व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा पाएगा, जिससे वो अपने लक्ष्य में भी असफल हो सकता है। तो तरह तरह के पर्यावरणीय कारण जो है व्यक्ति के लक्ष्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है, और ये बाधा उत्पन्न होने से असफल होता है व्यक्ति, और जैसे ही असफल होगा तो व्यक्ति के अंदर निराश की भावना और कुंठा जो है व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा ही होगा। तो यह पर्यावरणीय कारक तीसरा कारण है, जो कि बाह्य कारण का ही एक भाग है। डी नंबर का है सामाजिक कारण। मेरे डियर, सामाजिक कारण का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे, कि समाज के वे कारक या नियम जो व्यक्ति के लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे भी व्यक्ति की कुंठा के सहायक होते हैं। इन सामाजिक कारकों में समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी प्रथाएं आदि प्रमुख है। सामाजिक कारण कैसे होता है, जैसे देखते होइएगा कि सामाजिक कारण है,
जैसे समाज में हमें बनाया गया है कि माता पिता सबके देख रेख से, सबके जो है संतुष्टि से अपने बच्चे को शादी ब्याह करते हैं, तो उसमें सब संतुष्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मान गए कोई लड़का या कोई लड़की है जो अपना प्रेम किया है और सोचता है कि हम शादी इसी से करें, लेकिन उसका गार्जियन नहीं कहता है कि नहीं ये शादी नहीं करना, हमारा समाज जो है इसका मान्यता नहीं देता है, हमारा समाज में हमारा क्या वजूद रहेगा, इस टाइप से होता है ना। तो ये एक रूढ़िवादी, ये एक क्या है, रीति रिवाज है कि हमारा गार्जियन करेंगे वही सही होगा, हम करेंगे वो गलत हो जाएगा, समाज हमें गलत देखेगा। तो मतलब समाज के कारण हमारे अंदर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हम अपने लक्ष्य के प्रति असफल हो जाते हैं, तो वह समाज कारण बनता है हमारे निराशा का, हमारे क्या चीज़ का, कुंठा का। तो यह कुंठा का सामाजिक कारण महत्वपूर्ण होता है, जिसमें बहुत सारे रूढ़िवादी प्रथाएं भी होते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में बहुत ऐसे लेडीज होती है जो नया विवाह होता है लड़की को, तो सिंदूर करना नहीं चाहती है, मंगलसूत्र वगैरह जो भी चीज़ होता है ये सब नहीं करना चाहती है। तो ये सब क्या है, एक हमारा समाज का प्रथा चलते आ रहा है कि एक महिला शादी के बाद सिंदूर लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, जो भी परंपरा है करती है। तो यह उसको इस रीति रिवाज के परंपरा में क्या करता है, बांध देता है, ना चाहते हुए भी उस लड़की को श्रृंगार करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ, ये सामाजिक कारण हुआ। वो चाह रही है कि नहीं हम नहीं करें, लेकिन उसको ज़बरदस्ती जो है समाज के कारण करना पड़ रहा है। और ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ सही होता नहीं है, उसके मन में कुंठा तो रहेगा ही रहेगा कि मेरा मन है नहीं करने का, फिर भी करना पड़ रहा है, निराशा हाथ लगेगा ही लगेगा। तो ये जो है सामाजिक कारण होता है, ठीक है। चलिए ये समझा दिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब होता है कि व्यक्ति में कुंठा पैदा करने वाले एक कारक राजनीतिक स्तर में पतन भी है, जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। अब राजनीतिक स्तर के मतलब ये नहीं हुआ कि हम चुनाव में ही खड़ा हुए हैं तो हमें जो है दिक्कत होगा, चुनाव वाला भी मैटर आएगा ही आएगा। जैसे देखते होइएगा कि चुनाव में कोई व्यक्ति 10 लाख खर्चा किया है और कोई व्यक्ति 50 लाख खर्चा किया है, तो 50 लाख वाला व्यक्ति अगर हार जाता है तो उसका क्या हाल होता होगा। वो अपने लक्ष्य में क्या हो गया, हार गया, मतलब उसका लक्ष्य था कि हम चुनाव जीते, इसलिए वो 50 लाख खर्चा किया, ठीक है, और वो व्यक्ति हार गया बाई चांस। तो हारने के बाद उसके मन में तो ऑटोमेटिक है, असफल हो गया, लक्ष्य नहीं मिला, तो निराशा आएगा ही। निराशा आया तो कुंठा उसी को कहते हैं, व्यक्ति कुंठित होगा ही होगा, अंदर ही अंदर बहुत तरह के मन में निराश वाला भावना आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, डर जाएगा, चिंता सताने लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से चीज़ें व्यक्ति के अंदर आने लगेगा, तो यही कुंठा होता है, ठीक है ना। तो यह राजनीतिक कारण भी बनता है, ठीक है, जो व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित करता है, ठीक है। एंड लास्ट वाला है नैतिक एवं आदर्शवादिता, मोरालिटी एंड आइडियलिज्म। कई बार व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति में उसको नैतिकता व आदर्शवादिता भी रुकावट पैदा कर देती है और वह कुंठा का शिकार हो जाता है। जैसे नैतिकता और आदर्शवादिता, मोरालिटी एवं आइडियलिज्म। कोई व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता हो, ठीक है, कभी उसका ये आचरण आदर्श है कि वह कभी झूठ जो है नहीं बोलता, उसका नैतिक है कि कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता है। लेकिन मानिए कोई भी व्यक्ति चाहता सब है कि हम झूठ नहीं बोलें, लेकिन कोई कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो उससे आपके खुद के या किसी का जो है उससे लॉस हो जाएगा, बहुत भारी लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है और बोलना भी चाहिए उस सिचुएशन में, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि नहीं काम भी हमें हो जाए और हम झूठ नहीं बोलते हैं तो बोले भी नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं, झूठ बोलना पड़ेगा अगर ये काम करना है तो ऐसे में व्यक्ति का क्या होता है कि व्यक्ति अपने नैतिकता से, आदर्शवादिता से बंधा हुआ है। व्यक्ति अपने आदर्शवादिता और नैतिकता में होने के कारण वह जो है क्या कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। अब झूठ नहीं बोल रहा है जिसके कारण उसका काम असफल हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नैतिक और आदर्शवादिता दोनों जो है व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न करने के लिए एक कारण है। तो यह एक कारण है। इस प्रकार से मैंने आपको बाह्य कारक में 6 कारण बताया, आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या कारण बताए। मैं इतना अच्छे से एग्जाम्पल दे के समझाया, अब आपका काम है रिवीजन करना, ठीक है। चलिए दूसरा है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स के मतलब क्या होते हैं, आंतरिक कारण। आंतरिक कारण मतलब व्यक्ति के अंदर के कारण, ठीक है ना, कुछ ऐसे कारण जो व्यक्ति के अंदर के चीज़ों से घटित होता हो और उसके कारण व्यक्ति में असफलता होता हो, तो वह आंतरिक इंटरनल फैक्टर्स होता है, ठीक है। मेन आपका एक्सटर्नल ही था जो बाहरी कारण था। देख लीजिए इसमें भी आंतरिक कारण वे कारण है जो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर ही कुंठा उत्पन्न करते हैं। बाह्य कारण था या बाह्य स्रोत था तो वह आपके आसपास या आपके बाह्य कारणों से, बाहरी कारणों से जो है कुंठा उत्पन्न होता था या निराशा। लेकिन ये वाला जो हम देख रहे हैं इंटरनल फैक्टर, यह आंतरिक कारक है। आंतरिक कारण मतलब यह व्यक्ति के अंदर जो है कुंठा उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन कौन है देखिए,
स्ट्रेस तनाव, व्यक्ति के अंदर जैसे ही तनाव आएगा, यह एक मानसिक सिचुएशन होता है, यह व्यक्ति के अंदर घटित होता है, तो यह तनाव आने से व्यक्ति जो है असफल हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो स्ट्रेस तनाव में आ जाएगा, तनाव में आएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का क्या होगा, कुंठा होएगा ही होएगा, निराश होएगा ही होएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, अब आपके अंदर अगर कंपटीशन आ गया तो यह कंपटीशन हर एक काम को पूरा नहीं करके देता है। कंपटीशन जो है लड़ाई झगड़ा भी करवाता है, कंपटीशन आपको असफल भी करवाता है। क्यों? क्योंकि आपका औकात 2 रुपया का है और आप किसी 10 रुपये वाले के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि हम उसके जैसा खाएंगे, रहेंगे, पिएंगे, तो क्या यह संभव है? कर्ज में चले जाइएगा, सब चीज़ बिक जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा भी व्यक्ति के अंदर एक कुंठा उत्पन्न करने का, असफलता होने का एक कारण, एक स्रोत बनता है कंपटीशन। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो ये आपके अंदर की चीज़ें हैं। सी नंबर है निम्न बौद्धिक स्तर, लो इंटेलिजेंस लेवल। अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलिजेंस जो उसका बुद्धि का लेवल है वो कम है, मतलब मंद बुद्धि का है, बहुत ही मंद है, या उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर निम्न बुद्धि स्तर का है तो वह भी कहीं ना कहीं उसको जो है असफलता का कारण बनता है। और जब असफलता हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लक्ष्य नहीं मिलेगा, और जब लक्ष्य में बाधा आ जाता है तो उसी को तो हम लोग कुंठा या निराशा कहते हैं। तो निम्न बौद्धिक स्तर भी व्यक्ति का खुद का अंदर का कारण बनता है व्यक्ति के ये चीज़ें होने में। ठीक है। डी नंबर है क्षमता से अधिक आकांक्षा, एस्पायरेशन लेवल मोर देन एबिलिटी। आपके क्षमता से ज़्यादा आप जो है किसी भी चीज़ के अनुमान कर रहे हैं। आपके क्षमता जो है समझिए है, आपके क्षमता क्लर्क की तैयारी करने का, क्लर्क बन सकते हैं, आपका मन कहता है कि हम क्लर्क बने, लेकिन आप देखा देखी आप अपने क्षमताओं को नहीं आके और आप चल दिए IAS की तैयारी करने, तो कहीं ना कहीं आप अपने क्षमता से अधिक, जैसे 2 रुपये खर्च करने की क्षमता मेरे को, लेकिन मैंने 10 रुपये क्षमता जो है हम सोच रहे हैं बढ़ा कर 10 रुपये खर्च करें, तो क्या संभव है? 2 रुपये कमाने वाला 10 रुपये खर्च करेगा तो संभव है? तो कहीं ना कहीं आप क्षमता से अधिक आकांक्षा रख रहे हैं। हमारा क्षमता 2 रुपया का है, लेकिन हम आकांक्षा रख रहे हैं कि 10 रुपये, हम अपना जो है एस्पायरेशन जो रख रहे हैं या 10 रुपये का रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आकांक्षा, हमारा मन, हमारा डिजायर क्षमता से अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है असफल होंगे और जो है कुंठा और निराशा उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से मुख्यतः यह 2 कारण होते हैं, एक एक्सटर्नल में 6 पॉइंट देखे हैं, और इंटरनल में तो ये 4 है, जो कि आंतरिक कारण है, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों कारण, फैक्टर्स, सोर्स का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप अच्छे से इंग्लिश में इसको जो है क्या कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझा दिया हूँ, डिस्कस कर दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं कुंठा को कैसे दूर करना है, इसका उपाय लिखने के लिए। तो मेरे डियर, कुंठा को दूर करने के लिए आप जो है क्या क्या उपाय बताएंगे। जैसे हमें निराशा या कुंठा का ये बात वही है, निराशा या कुंठा को दूर करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं मेरे डियर। इसी के लिए उपाय लिखना है कि कुंठा से हम कैसे बाहर निकलेंगे या कुंठा को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे डियर, कुंठा पर काबू पाना है तो आपको निम्न बातों को ध्यान देना पड़ेगा। निराशा से अगर अलग होना है, निराशा को दूर भगाना है, कुंठा पर काबू पाना है, फ्रस्ट्रेशन से दूर भागना है, तो आपको क्या चीज़ जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए पहला है लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास। ठीक है, अगर आपको कुंठा से दूर भागना है, लक्ष्य को प्राप्ति करना है, तो लक्ष्य को प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं, लक्ष्य में असफल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि असफल होगा तो आप निराश हो जाएंगे, आप कुंठित हो जाएंगे, तो आपको लक्ष्य को पाना है जिससे आप सफल हो जाएं और कुंठा से बच सके। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जब किसी भी काम को बार बार करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, अधिक जोश व मेहनत से काम करते हैं, तो आपका लक्ष्य प्राप्ति जो है ज़रूर होता है। और अगर नहीं भी होता है तो आप अधिक 1 से 2 बार अगर अधिक प्रयास करते हैं तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और आप कुंठित होने से, निराशा होने से बचते हैं। तो अधिक प्रयास करना, पहला पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है अपनी क्षमताओं अनुसार लक्ष्य का परिवर्तन करना। अगर मान के पहले हम कोई और लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन बाद में चल के हमें ये पता चल गया कि हमारा क्षमता क्या है, हमारा कैपेसिटी, एबिलिटी क्या है, और अगर हम इस क्षमता को अनुसार अपने लक्ष्य को परिवर्तित कर लेते हैं तो हमें चांसेज होगा, उम्मीद होगा कि हम जो है अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे और कुंठा से दूर हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट लक्ष्य यानी कुंठा को दूर करने का क्या होगा कि अपनी क्षमताओं के अनुसार लक्ष्यों का परिवर्तन करना, दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए इस सब में कुछ जान नहीं है, बस मेन है आपको ये पॉइंट सब ध्यान में रहेगा ना, तो आराम से आप इसके अंदर के मैटर को लिख सकते हैं। तीसरा है लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहना।
अब आप जो भी लक्ष्य पहले चुने हुए हैं प्राप्ति हेतु, उस पर आपको सदा हमेशा जो है प्रयासरत रहना चाहिए। नए प्रयास और युक्ति से काम लेना चाहिए, ठीक है। योजना निर्माण करना चाहिए और अंततः आप असफल जरूर होंगे और कुंठा नहीं आएगी। देखिए एक दो बार, देखिए कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति कोई भी काम करता है, एक दो बार करता है, असफल हो जाता है तो छोड़ देता है। लेकिन आप निरंतर, आप सदा जो है आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहेंगे, एकदम कंटिन्यूटी काम करते रहेंगे, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लेकिन पाँचवा बार में जरूर लक्ष्य आपको प्राप्ति हो जाएगा। आपको हर एक टाइम जो है आपको असफलता में कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, अपनी गलतियों को सीखेंगे और उसको सुधारते सुधारते एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आपके अंदर कोई गलतियाँ नहीं बचेगा और आपका जो लक्ष्य है वो सफल हो जाएगा। तो प्रयासरत रहना लक्ष्य प्राप्ति हेतु बहुत जरूरी है, ठीक है। परिस्थितियों के साथ समझौता करना। अब होता यह है कि कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है जो व्यक्ति को लक्ष्य को मोड़ने के लिए बाधित कर देता है, तो आपको परिस्थिति से समझौता करते आना चाहिए। अगर आपके अंदर समझौता करने का स्किल नहीं है परिस्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार, तो आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाएंगे अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, तो ना जाने आपके लक्ष्य में कितना सारा जो है बाधा आएंगे, और वो बाधा को अगर आप नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं सिचुएशन को समझ पाएंगे, परिस्थितियों से समझौता नहीं करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आप वहीं से रिटर्न आ जाएंगे, और जब रिटर्न आ जाएंगे तो बात ही खत्म, वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होता है, परिस्थिति से समझौता करना चाहिए और वर्तमान परिस्थिति कैसा है इससे समझौता करें, और जब आप समझौता करेंगे तो आपके अंदर कुंठा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, पांचवा है कुछ रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। अब आप लोग आगे देखेंगे कि रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं क्या होता है। यह एक आपको निराशा, तनाव, कुंठा ये सबसे बचाता है। कौन? रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। तो इस रक्षात्मक प्रतिक्रिया का प्रयोग करके भी व्यक्ति जो है कभी कभी कुंठा से बचता है। जैसे प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, मतलब कोई भी क्षति हुआ है उसको पूर्ति कैसे करना है, इसके बारे में तादात्म्यकरण, अलग अलग जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। आगे देखेंगे रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं क्या होता है। तो एक बात अभी जान लीजिए कि रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं एक तकनीक है जिसके द्वारा हम कुंठा को, निराश को, तनाव को दूर कर सकते हैं, और वही एक यहाँ पे भी है कि रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, ठीक है। एंड छठा है पलायन। पलायन का मतलब होता है, देखिएगा, कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहने पर व्यक्ति उससे छोड़ देता है या पलायन कर जाता है। जैसे एक समूह में समायोजित न होने पर उस समूह को छोड़कर दूसरे समूह में चला जाना। मतलब समझिए कि जैसे सिनेमा हॉल में हम फिल्म देखने गए, ठीक है, फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, बहुत भीड़ है, एकदम हॉल बुक चल रहा है। अब लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह सब जो है टिकट ले रहा है, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला। तो ऐसा थोड़ी ना सिनेमा हॉल एक ही दिन में बंद हो जाएगा, वह फिल्म नहीं उतर जाएगा। जब हिट है तो नहीं उतरेगा। तो ऐसे में हम अपने आप को पलायन कर जाएंगे। पलायन मतलब होता है कि वह उस शो को, जिस शो में हम गए थे टिकट के लिए, उस शो को मैं छोड़ दूंगा, वहाँ से रिटर्न आ जाऊँगा, ठीक है। यानी पलायन कर जाएंगे परिस्थिति के हिसाब से, और फिर जब ज़रूरत होगा, जब लगेगा कि अब भीड़ कम है, तो जाके उसको क्या करेंगे, देख लेंगे। तो इसी प्रकार से पलायन होता है। अगर पलायन का मतलब है कि जब हम अपने लक्ष्य में असफल हो रहे हैं तो हम उस लक्ष्य को छोड़ देंगे, छोड़कर किसी और लक्ष्य की तरफ मुड़ जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, तो यही पलायन होता है। जिससे मतलब जैसे एक समूह है, समूह में हमें जगह नहीं मिल रहा है, उस समूह में हम गए लेकिन जगह नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, उस समूह से हम क्या करेंगे, दूसरे समूह की तरफ चल देंगे। तो एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य की तरफ जाना ही पलायन होता है, ठीक है। चलिए, सातवां और इस हिसाब से आपका ये आखिरी है अधीनता। अधीनता का मतलब होता है कि देखिए, प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति परिस्थितियों से लगातार संघर्ष करते हुए भी असफल को ही प्राप्त करता है। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा लगातार परिश्रम किया विद्यार्थी, लेकिन वह जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए भी असफल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है, एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। जाहिर सी बातें हैं। इसलिए कभी कभी परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देने भी लाभदायक होता है। यदि आप अपने सामने वाले व्यक्ति से युद्ध करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में अधीनता स्वीकार करने में ही लाभ है। जैसे देखते होइएगा कि जो समझदार लोग होते हैं, जैसे रामायण में विभीषण क्यों बच गया, विभीषण इसीलिए बच गया क्योंकि वह राम के अधीन कर दिया, वह समर्पण कर दिया। अगर वह समर्पण नहीं करता और वह रावण की बातों में रहता, रावण के अनुसार चलता, तो आज इस दुनिया में जो भविष्य का एक अलग रूप से लोग देखते हैं, वह रूप देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लोग मानता कि रावण का भी भाई एक भविष्य था जो कि राम जी के हाथों मारा गया, यही ना होता। लेकिन भविष्य ने क्या किया कि वो बात को समझ लिया, वो समझ गया कि ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है, इससे हम जीत नहीं सकते हैं, तो हम क्यों अपने भाई को साथ दे, भाई मेरा गलत है, तो
भगवान के शरण में ही क्यों नहीं चले जाए, उनके सामने जाकर हम समर्पण ही क्यों ना कर दे। तो समर्पण कर देने से वो जानता था कि हम ये अपने लक्ष्य में प्राप्ति होंगे ही ना होंगे, राम से हम जीतेंगे ही ना जीतेंगे, तो क्यों हम जाए झूठ मूठ के लड़ने। वो बेचारा जाके अपना समर्पण कर दिया, और ये बुद्धिमानी व्यक्ति का लक्षण होता है। तभी देखते होइएगा कि उसको राजगद्दी पर भी राम जी भी बैठा दिए। राम जी भी समझ गए कि यह बुद्धिमान व्यक्ति है, तो इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये आकर सरेंडर कर गया है, समर्पण कर गया है, तो इसको हम कुछ ना कुछ जरूर इसको लिए करते हैं। तो राम जी उसको राजा घोषित कर दिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपके भी अगर लगता हो कि हमसे काम नहीं होने वाला है, छोड़ दीजिए काम को, जाने दीजिए। जब आपको लग जाता हो कि ये काम हमसे ना होने वाला है, तो उस काम को गोली मारिए, छोड़ दीजिए। वरना वो काम क्या करेंगे, वो काम के आप जो है करते रह जाएंगे। हमेशा वो आपके मन में चलता है कि नहीं होगा, तो नहीं ही होगा, आप करते रह जाइएगा लेकिन नहीं होगा। और अब जब ना होगा तो लास्ट में आप यही सोचिएगा कि इतना मेहनत किए नहीं हुआ, ये वो दिस डैट, कुंठा निराशा आने लगेगा। तो ये दिक्कत होती है, समझ रहे हैं चीज़ को। तो बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया, बाकी आप लोग ये समझ लीजिए कि आप निराशा या कुंठा को इससे 7 तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तो बार पूछा जाता है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसे हम लोग अंतर्द्वंद या संघर्ष के बारे में जानते हैं। देखिए होता ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अंतर्द्वंद होता है। अब अंतर्द्वंद में के मतलब होता है कि अंतर और द्वंद मतलब अंदर में द्वंद मतलब कि कंपटीशन, द्वंद मतलब कंपटीशन, मतलब दो लक्ष्यों के प्रति एक ही समय में जो द्वंद उत्पन्न होता है उसी को हम लोग जो है अंतर्द्वंद कहते हैं। समझ गए चीज़ को। मतलब जैसे एक ही समय में आपको 2 काम करना है, ठीक है, और आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सी काम पहले करनी चाहिए, और इसके फलस्वरूप जो आपके अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, जो आपके अंदर जो है कुंठा उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग अंतर्द्वंद कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं, 2 चीज़ें हैं, एक ही समय में हमको निर्णय लेना है। अब हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन करे कौन नहीं करे। मतलब एक ही समय में 2 तरह के लक्ष्यों को आ जाना ही जो है अंतर्द्वंद कहलाता है। समझ गए। और इसके फलस्वरूप जब व्यक्ति के सामने कोई 2 रास्ता होता है और व्यक्ति उस समय वो अपने कोई एक रास्ता को नहीं चुन पाता है, वह उसमें जो है परेशान होने लगता है, तो इसी चीज़ को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ों के एक ही समय में होने से व्यक्ति के अंदर परेशानियां होने लगता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अंतर्द्वंद का मतलब क्या होता है इसको समझिए। अंतर्द्वंद की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द कॉन्फ्लिक्टस से हुई है। सबसे पहले ध्यान रखिए, जो अंतर्द्वंद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, यह लैटिन भाषा के कॉन्फ्लिक्टस से बना है। ठीक है, इसका अर्थ होता है एक साथ टकराना। कॉन्फ्लिक्टस का मतलब वही होता है कि एक साथ टकराना। जैसे एक साथ कोई आपको बात भी टकरा सकता है, 2 तरह के मन में बात उत्पन्न हो जाएगा, दोनों टकराने लगेगा। ठीक है, या इसी आप 2 काम करेंगे, 2 काम जो है एक साथ टकरा जाएगा। ठीक है, और आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि कौन करे कौन नहीं करे। 2 तरीक़ा के कोई विचार भी आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सा जो है सही है कौन सा गलत है। मतलब वैसा कंडीशन जो 2 चीज़ उत्पन्न होने से होता है वही कॉन्फ्लिक्ट कहता है, और यह एक ही समय में टकराता है। ठीक है, जब एक ही समय में कई अभिप्रेरक उत्पन्न होकर अपनी अपनी संतुष्टि चाहते हो, तो इसी परिस्थितियों में अभिप्रेरकों के बीच द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को स्थिति को अंतर्द्वंद कहते हैं। मेरे डियर, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर 2 तरीके के भावना उत्पन्न हुआ। अब दोनों भावना जैसे भूख और प्यास, तो भूख और प्यास है, या तो पहले आप भोजन कर लीजिएगा, या तो पहले पानी पी लीजिएगा, या तो अपने पहले प्यास मिटाइए या पहले भूख मिटाइए। कोई एक ही काम ना पहले होगा। लेकिन आप सोचते हैं कि एक हाथ हम पानी भी पिए और एक हाथ भोजन भी करें, तो क्या संभव है दोनों एक साथ, पानी और भोजन दोनों एक साथ चला जाए? ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, या तो आप पानी पी के पहले प्यास बुझा लीजिए, या फिर खाना खाकर जो है आप अपना भूख मिटा लीजिए। ये अलग की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि कोई भी 2 ऐसा अभिप्रेरक जो व्यक्ति को प्रेरित करता हो, जो व्यक्ति को लक्ष्य को पाने के लिए, या फिर व्यक्ति को थिंकिंग को, या कोई भी ऐसा चीज़ जो एक ही समय में 2 तरीके के जो है सिचुएशन उत्पन्न करता हो, और इसी 2 तरह के सिचुएशन को हम लोग, इसी स्थिति को हम लोग अंतर्द्वंद कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो ये चीज़ समझ गए कॉन्फ्लिक्ट को। चलिए
अब जाहिर सी बातें हैं, हमारे मन में कोई दो थॉट उत्पन्न हुआ, दो सोच उत्पन्न हुआ। अब दोनों सोच अपना अपना जो है संतुष्टि चाहता है कि पहले हम हो जाए, पहले हम हो जाए। पहले आपका मन कहेगा कि ये काम कर लेते हैं, फिर वो वाला सोच कहेगा कि नहीं पहले हम ये काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा देर में कहेगा कि नहीं हमको ये काम करना चाहिए। मतलब दोनों जो विचार आपके अंदर है या दोनों जो लक्ष्य है, चाहे दो कोई भी चीज़ है, वह दोनों अपने अपने जो है संतुष्टि सेटिस्फाइड होना चाहता है, यानी पूरा होना चाहता है, कंप्लीट होना चाहता है, लेकिन होगा तो कोई एक ही। और इसी सिचुएशन को हम लोग अंतर्द्वंद कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश देख लीजिए। अब हमको अंतर्द्वंद के प्रकार के बारे में बताना है मेरे डियर। प्रसिद्ध समाज के मनोवैज्ञानिक सोशल साइकोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने मोटिव्स के संघर्षों को निम्नलिखित भागों में बांटा। मतलब जो अंतर्द्वंद है, इस अंतर्द्वंद को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने अलग अलग भागों में बांटा है। बहुत ही शानदार है, इजी है, ये याद करना इजी है। आपको दो चीज़ को ध्यान में रखना है। आपके सामने आएगा, एक आएगा उपागम और एक आएगा आपके सामने परिहार। उपागम का मतलब होता है कि धनात्मक, समझिए, उपागम का मतलब होता है धनात्मक, और उपागम का मतलब होता है धनात्मक, और परिहार का मतलब होता है, एवॉइडेंस का मतलब होता है ऋणात्मक। बस यही दो चीज़ याद रखिएगा तो जितने भी पॉइंट है आप याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे पहला है, अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है दो तरह के सिचुएशन पैदा करता है, तो यहाँ भी है उपागम और उपागम संघर्ष यानी अंतर्द्वंद। उपागम उपागम अंतर्द्वंद, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब जिस भी व्यक्ति में दो तरीके के ये भावना उत्पन्न होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें या तो दोनों तरीका का जो सोच होगा वो पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, मीन्स धनात्मक होगा। चाहे कोई सोच हो, कोई लक्ष्य हो, कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, दोनों जो सिचुएशन होगा वह धनात्मक होगा यानी उपागम होगा। और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उपागम संघर्ष कहते हैं। और जो चीज़ धनात्मक होता है वह व्यक्ति के लिए बढ़िया होता है। ठीक है, वह धनात्मक चीज़ें जो है क्या होता है कि पूरा हो जाता है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, वह अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लेता है। जब आपके दोनों चीज़ें समान तरह के होगा तो आपको पाना आसान होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें जैसे एक साइड आपको रखना है, मन हो रहा है रसगुल्ला खाने का, और एक साइड मन हो रहा है आपको जिलेबी खाने का। दोनों मन हो रहा है, दोनों मिठाई ही है, दोनों लगभग एक ही कैटेगरी का है, तो आप मिठाई भी खा सकते हैं और जिलेबी भी खा सकते हैं। आपके लिए दोनों बेहतर ऑप्शन है। तो यह दोनों बेहतर ऑप्शन में से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चूज करते हैं। तो यह पॉजिटिव चीज़ें होगा, दोनों एक ही कैटेगरी का है, तो ऐसे में यह चूज करना कि आपको कौन सा खाना चाहिए आपके लिए आसान होता है। यानी धनात्मक यानी उपागम जो संघर्ष होता है, इसमें दोनों जो व्यक्ति जो होता है सोचता है कि हम दोनों चीज़ें एक ही साथ है प्राप्त कर ले, और उस व्यक्ति में यह विशेष संघर्ष उत्पन्न होता है जिसे उपागम संघर्ष कहता है। मतलब दो मिठाई रखा है, दोनों मिठाई व्यक्ति सोचता है कि हम दोनों मिठाई को एक ही साथ खा लेना है, तो इस प्रकार के जो चीज़ें होगा वह उपागम होगा। और इस तरह के संघर्षों का समाधान व्यक्ति आसानी से कर लेता है, क्योंकि वह दोनों में महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहले प्राप्त कर लेता है, निश्चय कर लेने के वह दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे हमको सामने मिठाई और जिलेबी रखा है, दोनों तो मिठाई हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे बेहतर इसमें कौन है, मिठाई है, तो पहले हम मिठाई को खा लेंगे, उसके बाद जिलेबी को खा लेंगे, तो ऐसे में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यह उपागम संघर्ष होता है, समझ गए, दोनों धनात्मक तरह के। दूसरा है, कहता है परिहार संघर्ष। परिहार का मतलब होता है एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इसमें जो होगा, दोनों जो लक्ष्य होगा वह ऋणात्मक होगा। इसमें संघर्ष, व्यक्ति के सामने दो तरह के ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं, दो तरह के अपोजिट चीज़ें होते हैं, उससे इन दोनों लक्ष्य में से किसी एक को अस्वीकार करना ही पड़ता है। अब दो तरह के लक्ष्य है, दोनों निगेटिव है, दोनों गलत है, लेकिन इसमें से कोई एक ना एक लक्ष्य जो है व्यक्ति को जो है स्वीकार करना ही पड़ता है। भले ही गलत दोनों हैं, लेकिन कोई ना कोई एक जरूर स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में उसमें परिहार संघर्ष उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति के सामने दोनों गलत चीज़ें शामिल हो, लेकिन व्यक्ति के जो है कोई एक चीज़ प्राप्त करना ही है। अब ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई एक प्राप्त करना ही है। अब एक करे या दोनों करे, दोनों गलत ही हैं, तो व्यक्ति के लिए कम से कम एक स्वीकार करना ही पड़ता है। और इस सिचुएशन में जो है व्यक्ति के अंदर परिहार यानी ऋणात्मक वाले संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
इस तरह के संघर्ष बहुत ही तीव्र सांवेगिक व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की समायोजन शक्ति कम हो जाती है तथा वह अनिर्णयता की स्थिति में चला जाता है। जब व्यक्ति के अंदर कोई गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है तो समझिए कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेंटली रूप से परेशान हो जाता है, उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा सांवेगिक इमोटिव हो जाता है और व्यक्ति का जो समायोजन है वह कम हो जाता है जो है समाज के साथ, और अनिर्णय की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है। तो यह ऋणात्मक यानी परिहार संघर्ष होता है। ठीक है। तीसरा नंबर का यहाँ पे संघर्ष देखिएगा उपागम परिहार है। अब ऊपर में तो हम दोनों का दो अलग अलग देख लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे मिक्स है। एक तरह के जो होगा वह पॉजिटिव वाला होगा, उपागम वाला, और एक तरह के जो लक्ष्य होगा वह परिहार यानी ऋणात्मक होगा। और ऐसे में व्यक्ति धनात्मक लक्ष्य को, अच्छे चीज़ को पाना चाहता है, और जो ऋणात्मक लक्ष्य होता है उसको जो है व्यक्ति उससे दूर भागना चाहता है। और इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को उपागम परिहार होता है। जैसे एक हमके गलत रास्ता है, एक रास्ता सही है, तो हम क्या करेंगे, सही रास्ता चुनेंगे, गलत रास्ता से दूर भागेंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग उपागम परिहार अंतर्द्वंद कहते हैं। मतलब एक पॉजिटिव और एक ऋणात्मक वाला अंतर्द्वंद होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। और यहाँ पे मैंने आपको तीनों बता दिया। अब इसके नीचे यहाँ पे तीनों का इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इसको इंग्लिश अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें, जो तीसरा वाला उपागम परिहार देखे हैं ना, उसमें कुछ यहाँ पे इसका पॉइंट दिया गया, देख लीजिए। स्वतंत्रता बनाम निर्भरता। अब स्वतंत्रता क्या होता है, यह आपके पॉजिटिव है, यह आपके उपागम होंगे, जबकि आत्मनिर्भरता क्या होता है, यह निर्भरता आपके ऋणात्मक होंगे। घनिष्ठता बनाम अलगाव। अलगाव क्या होगा, परिहार होगा, ऋणात्मक होगा। घनिष्ठता को व्यक्ति ज़्यादा चूज करता है, उसी प्रकार सहयोग को व्यक्ति ज़्यादा चूज करता है, कंपटीशन को कम चूज करता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा आवेग की अभिव्यक्ति और नैतिक मान। व्यक्ति मोरल स्टैंडर्ड को ज़्यादा चुनता है, जबकि इम्पल्स एक्सप्रेशन को कम चुनता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति एक रास्ता को चुने जो उसके लिए बेहतर है, और एक रास्ता को हटाए जो उसके लिए गलत है, तो उसे हम लोग उपागम और परिहार अंतर्द्वंद कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वाला है बहु उपागम परिहार समय। ठीक है, बहु उपागम परिहार संघर्ष या द्वंद्व। ठीक है, इस तरह के संघर्ष में दो या दो से अधिक धनात्मक या ऋणात्मक लक्ष्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति व्यक्ति एक ही समय में करना चाहता है। अब ये बहु मतलब अनेक होता है, और उपागम मतलब पॉजिटिव वाला, और परिहार मतलब निगेटिव वाला, और अंतर्द्वंद मतलब संघर्ष या अंतर्द्वंद। ठीक है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति के सामने लक्ष्य होता है वह दो या दो से अधिक लक्ष्य होता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होता है। और व्यक्ति जो है एक ही समय में सबको प्राप्त करना चाहता है, तो उसे जो है हम लोग बहु उपगाम परिहार संघर्ष कहते हैं। बड़ी आसान था। एक में है उपागम हम दो क्यों देख रहे हैं, उपागम और उपागम, ये दो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दो सिचुएशन उत्पन्न होता है एक ही समय में, एट ए टाइम, तो ही जो है कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसीलिए उपागम पहला है, उसके बाद परिहार दूसरा है, उसके बाद उपागम परिहार जो दोनों का मिक्स है वह तीसरा है, और बहु उपागम परिहार मतलब अनेक तरह के उपागम और परिहार का समावेश बहु है। समझ गए। तो इस प्रकार से यह 4 टाइप्स हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इसके इंग्लिश को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अंतर्द्वंद के प्रमुख कारण बताना है कि किन किन कारण से व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, या यूँ कहा जाए तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतर्द्वंद आता है, जिसमें व्यक्ति को निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। वह निर्णय लेने में दिक्कत होता है कि किसे चुने किसे नहीं चुने। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि कौन कौन से कारण जो है होते हैं व्यक्ति में संघर्ष या अंतर्द्वंद का। ठीक है, पहला होता है भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, जैसे भोजन, पानी, पालन पोषण, आवास, ये सब जो है ज़रूरी होता है। अब इस सब में कमी से व्यक्ति के अंदर जो है अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, संघर्ष। तो फिजिकल सोर्स जैसे खराब घर की व्यवस्था, भोजन की कमी, पालन पोषण में कमी। ठीक है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, आरामदायक सुविधाओं में कमी। तो ये सब जो है आपके फिजिकल सुविधा है, भौतिक सुख सुविधा है, जिसके कमी होने के कारण व्यक्ति में अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है बायोलॉजिकल सोर्स। यह शरीर के एक्टिविटी होता है, जैविक स्रोत, जैसे यौन इच्छाओं की पूर्ति न होना, और पूर्ति नहीं होगा तो व्यक्ति कुंठित होगा और उसके अंदर अंतर्द्वंद आएगा। ठीक है, यौन क्षमताओं की कमी, सेक्सुअल पावर की भी कमी है, तो इससे भी व्यक्ति के अंदर क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है ना। तो जैविक स्रोत में मुख्यतः 2 चीज़ें हैं यौन से संबंधित,
कारण बनता है। तीसरा है सामाजिक स्रोत। सामाजिक स्रोत का मतलब होता है कि समाज में होने वाले कुरीतियाँ से व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज है जो नए लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है। सामाजिक के अवधारणा, प्रतिमान कि समाज में ये चीज़ करना ही है। परंपरा, जो पुरानी परंपरा है आज के लोग उससे परेशान रहते हैं, तो यह भी कारण बनता है। और सामाजिक आदर्श, सोशल आइडल, ये भी एक जो है आपके जो है कुंठा यानी अंतर्द्वंद होने का कारण है। एंड चौथा है सेंसरी सोर्सेज, संवेगात्मक स्रोत। संवेगात्मक स्रोत जैसे अप्रसन्नता, अनहैप्पीनेस, दुखी, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब संवेग वाला चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें आता है। नेक्स्ट है हीन भावना, व्यक्तिगत असफलता। तो ये सब संवेग का स्रोत है जिससे व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न होता है, चाहे वो अप्रसन्नता हो, दुख हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, हीन भावना या व्यक्तिगत असफलता, ठीक है। पाँचवा में है आर्थिक स्रोत, इकोनॉमिकल सोर्स। इकोनॉमिकल सोर्सेज का मतलब होता है कि बेरोजगारी, कमज़ोर पारिवारिक स्थिति, व्यवसाय में घाटा और आर्थिक अस्पर्धा, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर जो है आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के जो है अंतर्द्वंद का प्रमुख कारण होता है, आर्थिक स्वर्थ भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पांचों पॉइंट ध्यान में रखना है और इस पांचों पॉइंट में कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, इस चीज़ को लिख देना है, ठीक है। तो आपको मुख्यतः यह 5 पॉइंट अंतर्द्वंद होने के कारण बताना है और इस प्रकार से अंतर्द्वंद क्या है, प्रकार क्या है, कारण क्या है, इस तरीका से अंतर्द्वंद टॉपिक आपका समाप्त होता है आज। और मैं सारा हिंदी इंग्लिश दे दिया हूं और आप लोग जो भी लोग को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार है मेमोरी के ऊपर। जी हाँ साथियों, मेमोरी के ऊपर जो है 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेमोरी क्या होता है, एक पूछेगा मेमोरी का प्रकार लिखे और मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक लिखे। मेमोरी का मतलब है स्मृति, स्मृति समझ गए, मतलब आपके अंदर कोई भी चीज़ को स्टोर रखने को ही जो है मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग मेमोरी का देखते हैं। देखिए ये आपका बिहेवियर साइंस का है, साइकोलॉजी का। देख लीजिए मेमोरी क्या है। मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है। अब देखिए मेमोरी स्टोर करना क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को आप अंदर माइंड में अपना स्टोर करते हैं तो यह क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, समझ गए, जिसमें व्यक्ति अनुभव किए गए उद्दीपकों अथवा सीखे गए अनुभवों को मस्तिष्क में संग्रह करके रखता है। देखिए संग्रह आ गया ना, स्टोर करके रखता है, चाहे वो जो भी सीखा हुआ चीज़ है, चाहे वो अनुभव किया हुआ चीज़ है, क्योंकि लोग अनुभव से भी सीखता है और समझ गए, और कोई चीज़ें को सीख कर भी जो है अनुभव करता है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, तो ये सब चीज़ों को जो है मस्तिष्क में अपने संग्रह करके रखता है और जब आवश्यकता पड़ता है तो इन उद्दीपकों या इन बातों को या अनुभवों को जो है चेतना के मन में लाता है, ठीक है ना। देखिए स्मृति क्या है, तो स्मृति एक प्रोसेस है। स्मृति कहा जाए, स्मृति मतलब मेमोरी कहा जाए तो मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हम सीखे हैं, जो भी चाहे वो अनुभव से हो, चाहे वो कोई व्यक्ति के अनुभव से हो, चाहे किसी स्टिमुलेटिंग किए गए चीज़ों के अनुभव से हो, मतलब कोई उद्दीपक, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई चीज़ से जो है हम कुछ सीखते हैं तो उस सब को जो मस्तिष्क में संग्रह करके रखते हैं और जब आवश्यकता पड़ता है तो जो है हम इसको अपने चेतना से, कॉन्शियस मन से इसको क्या करते हैं, याद करते हैं, खोज कर जो है अपना उसका काम करते हैं, ठीक है। और यही जो है जैसे होता है छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्नों को परीक्षा में पूछने पर उत्तर लिखना। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं और जब आप पढ़ लिए तो जो है एग्ज़ाम में जाएंगे और क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप माइंड में याद करके मेमोरी में स्टोर करके रखे हैं और वो जब भी पूछेगा एग्ज़ाम में तो क्या हो जाएगा, आप जो है उसको लिख देंगे। तो ये क्या है, आपके मेमोरी में स्टोर है, माइंड में संग्रह है, जो आपके पढ़ाई से हुआ है, जो आपके पढ़ाई किए गए अनुभवों से आपने सीख कर अपने माइंड में स्टोर करके रखे हैं और एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ गया यानी आवश्यकता हो गया एग्ज़ाम में लिखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया है तो जो है वही लिखना ही यही मेमोरी कहलाता है, समझ गए। चलिए तो ही कहता है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखे गए चीज़ को, अनुभव किए गए चीज़ों को माइंड में संग्रह करके रखा जाता है तथा जब आवश्यकता पड़े तो इसका जो है उपयोग किया जाता है चेतना से, समझ गए, चेतना के मन में इसका उपयोग करके लाया जाता है और जो जैसे छात्र द्वारा याद किए गए प्रश्न को परीक्षा में पूछे जाने पर लिखना, ठीक है। तो ये मेमोरी का मतलब हो गया, समझ गए। अब देखिए इसका परिभाषा कुछ साइकोलॉजिस्ट अलग अलग अपने तरीका से दिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम वुडवर्थ के अनुसार देख लीजिए। वुडवर्थ सबसे आसान दिया है, सीखे हुए अनुभवों
के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं। वही चीज़ है, इसको एक लाइन में ही लिख दिया है, जितना आप पढ़े हैं ना स्मृति में, इसको एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी चीज़ सीखा हुआ है उसके अनुभव, जो भी अनुभव सीखे हुए हैं उसको सीधे उपयोग में लाना। सीधे उपयोग कैसे लाएंगे? माइंड में आएगा तभी ना उपयोग में लाएंगे, तो उपयोग में लाना स्मृति कहलाता है। मतलब जो चीज़ सीखे हैं और जो चीज़ सीखकर हमें जो अनुभव मिला है उसको सीधे उपयोग में लाएंगे तो वही जो है आपका स्मृति कहलाता है। और किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, समझ गए? चलिए, वुडवर्थ के अनुसार देख लीजिए, एक और साइकोलॉजिस्ट ने कहा हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार। हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार देख लीजिए, पहले सीखे गए अनुभवों और अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त या प्रदर्शित करना ही स्मरण स्मृति कहलाता है। ये भी अच्छा है कि पहले जब भी पहले हम कोई भी चीज़ सीखे हैं, ठीक है, और जब वर्तमान में हमें जो है उसके अनुभवों को और उसके अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में हमें किसी को दिखाना है या प्रदर्शित करना है या उससे स्मरण करना है, याद करना है, तो उससे जो है हम लोग स्मृति कहते हैं। ठीक है ना, तो यही जो है हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने कहा। तो दो साइकोलॉजिस्ट के याद रखिएगा मेमोरी का परिभाषा, किन किन का? वुडवर्थ के अनुसार और हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार। ठीक है, समझ गए चीज़ को? हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने क्या कहा कि पहले कुछ भी सीखे हैं उसके अनुभवों और अनुक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना ही स्मरण शक्ति कहलाता है। समझ गए? चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि स्मृति को विधिवत तरीके से समझने के लिए इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझना आवश्यक है। स्मृति में निम्न 4 अवस्थाएं शामिल होता है। देखिए, स्मृति को अच्छे से ऊपर तो देख लिए कि स्मृति का मतलब क्या होता है, आज से क्या है, और स्मृति जो है मेमोरी जो है उसको साइकोलॉजिस्ट ने कैसे परिभाषित किया अपने वर्ड में। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल देख लिए परिभाषा या मतलब। अब देखते हैं ये स्मृति मेमोरी को समझने के लिए जो है इसको 4 अवस्था को समझना पड़ेगा, तब जाके जो आप समझेंगे कि किसी भी चीज़ को कैसे माइंड में स्टोर होता है और कैसे उसको जो है रखा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको जो है देखते हैं। 4 अवस्था में है। पहला अवस्था है सीखना, दूसरा अवस्था है प्रतिधारण रिटेंशन, और तीसरा है पुनः स्मरण, और चौथा है रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान। देखिए, कोई भी चीज़ सीख कर जो है आप चीज़ों को याद करेंगे, ठीक है, चीज़ों को माइंड में रखेंगे सीख कर ही। ठीक है ना, जैसे हमने क्वेश्चन आज मेमोरी पढ़ रहे हैं, मेमोरी हमने याद कर लिया, सीख लिया। ठीक है ना, याद कर लिए मेमोरी को अच्छे से हम सीख लिए कि हाँ अब हमको मेमोरी पूरा अच्छे से आ गया। ठीक है ना, मेमोरी क्वेश्चन अब ये हो गया, सीख लिए। अब सीख कर कहाँ माइंड में ही इसको हम स्टोर करेंगे ना, तो यही जो है आपका ये हो गया। समझ गए? प्रतिधारण रिटेंशन, समझ गए? उसके बाद है रिकॉल। अब जब हमें ज़रूरी पड़ गया मेमोरी से खोज कर लाएंगे तो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और पहचानना, समझ गए? किसी भी चीज़ को जो है मेमोरी के द्वारा ही हम जो है पहचानते हैं, क्योंकि मेमोरी में उस चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आप कैसे पहचान लेंगे? ठीक है ना, जैसे मेल फीमेल है, तो मेल फीमेल कैसे लोग पहचानता है? क्योंकि आदमी पहचान चुका है, उसके माइंड में मेमोरी में स्टोर हो चुका है कि ये जो है फीमेल होता है और ये मेल होता है। समझ गए ना, तो पहचानना। समझ गए? तो ये 4 अवस्था याद रखिएगा, सीखना, प्रतिधारण, पुनः स्मरण, पहचानना। समझ गए? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। समझ गए? ये 4 अवस्था होता है मेमोरी का। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए सीखना में क्या है। तो सीखना या अधिगम स्मृति की प्रथम प्रक्रिया है। जब भी व्यक्ति कुछ अनुभव करता है या आभास करता है तो यह चिन्ह जो है व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति पुनः स्मरण कर लेता है। इसे ही सीखना कहते हैं। ठीक है, देखिए सीखना क्या है, पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति कुछ भी अनुभव एक्सपीरियंस करता है या कुछ भी आभास करता है, अपने अंदर अभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है, तो जो है मस्तिष्क पर छाप छोड़ता है। जैसे समझिए कुछ भी हम किसी चीज़ को जो है हम सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर अनुभव हो रहा है। समझ गए, अनुभव हो गया या अभ्यास एक्सरसाइज के थ्रू कुछ भी हम सीख लिए, चाहे वो अनुभव करके चाहे वो अभ्यास करके। अब सीख लिए तो ये क्या होगा, माइंड पर हमारा छाप छोड़ेगा, माइंड पर चिन्ह छोड़ेगा और ये क्या करेगा, माइंड पर स्टोर होता है मस्तिष्क पर। समझ गए, और जब भी आवश्यकता पड़ता है तो इस चीज़ को हम रिकॉल कर सकते हैं जो हमने सीखा है, जो हमने अनुभव किया है। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया क्या चीज़, पहला सीखना। समझ गए, सीख कर किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ने पर उससे पुनः स्मरण करना। और पुनः स्मरण, सीखी हुई चीज़ों को पुनः स्मरण कैसे करेंगे, जब तक आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं रहेगा जो आप सीखे हैं तो कैसे आप स्मरण कर पाएंगे। तो सीखना जो है इसका प्रथम प्रक्रिया होता है। समझ गए, किसका, मेमोरी का। किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए सीखना या अनुभव करना उसको बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए, चाहे छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो।
नेक्स्ट है प्रतिधारण रिटेंशन, ठीक है। यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है, याद रखिएगा, यह स्मृति की दूसरी प्रक्रिया है। जब स्मरण शक्ति की छाप मस्तिष्क पर पड़ती है तो तंत्रिका तंत्र उसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेता है, इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। यह अस्थायी व अस्थायी हो सकता है। प्रतिधारण मतलब अपने अंदर उस चीज़ का धारण कर लेना। तो अपने अंदर धारण करने का मतलब क्या है, यहाँ मेमोरी से है, मस्तिष्क से है। तो जो भी चीज़ें हम सीखे हैं, जो भी चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर छाप पड़ा है लर्निंग के बाद, तो वो जो भी छाप या चिन्ह हमारे मस्तिष्क पर है उसको जो है हमारे मस्तिष्क क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र में सुरक्षित रखने का कार्य करता है रिटेंशन के द्वारा ही, और इसे ही प्रतिधारण कहते हैं। अगर मस्तिष्क हमारा सुरक्षित नहीं रखेगा, तंत्रिका तंत्र सुरक्षित नहीं रखेगा, तो बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को अपने जीवन में, तो कैसे उसको हम याद कर पाएंगे या हमारे दिमाग में आएगा फिर से उसको रिटेंशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है, ये अस्थायी और अस्थायी होता है। कुछ चीज़ें होता है जो हमारा मस्तिष्क धारण कर लेता है तो लंबे समय तक रहता है, और कुछ चीज़ें धारण करने के बाद जो है थोड़ा ही दिन के बाद भूल जाते हैं। समझ गए। धारण करने का मतलब कि माइंड में स्टोर करके रखना। तो ऐसा चीज़ें जो माइंड में बहुत दिनों तक स्टोर होकर रह जाता है, मस्तिष्क उसे रख लेता है, तो वो हो जाता है अस्थायी, और जो कम समय तक रहता है यानी भूल जाते हैं तो हो जाता है अस्थायी। और यही होता है रिटेंशन, मतलब प्रतिधारण करना मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। ओके, चलिए तीसरा यहाँ पे देखिएगा पुनः स्मरण। अब देखिए सीख लिए चीज़ों को, उसके बाद सीखने से जो भी माइंड पर छाप पड़ा, जो भी चिन्ह हुआ, उसको रिटेंशन क्या किया कि माइंड में स्टोर करके तंत्रिका तंत्र में सुरक्षित रखा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र हमारा क्या कर लिया, उसे रिटेंशन कर लिया, प्रतिधारित करके सुरक्षित रहा जो भी चीज़ें हम अनुभव या अभ्यास के द्वारा सीखे हैं, ठीक है। अब मेमोरी में रिटेंशन हो गया, आप ये मस्तिष्क में रिटेंशन हो गया, मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र। अब रिटेंशन हो गया तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा तो ये जो है पुनः स्मरण करके जो है हम चीज़ों को माइंड में याद करेंगे, दिमाग में लाएंगे। कहाँ से, रिटेंशन से। रिटेंशन ही, प्रतिधारण ही कौन करके रखा है, हमारा मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, जो भी चीज़ें को, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा बाद में तो उसे जो है हम क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे। कहाँ से, मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से ही। समझ गए। तो यही होता है कि कुछ भी चीज़ हम सोचते हैं तो पहले का चीज़ भी याद हो जाता है, यानी क्या होता है, रिकॉल जब भी हम करते हैं पुनः स्मरण तो यहाँ पे सुरक्षित रहता है और यहाँ से सीधा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यही जो है आपका हो जाता है। समझ गए। देखिए पुनः स्मरण, रिकॉल स्मृति की तीसरी प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए अनुभवों एवं अभ्यासों को जो कि स्मृति चिन्हों के रूप में मस्तिष्क में सुरक्षित है, समझ गए ना, सुरक्षित है ना, पढ़ाए हैं ऊपर, दोबारा याद करने पर दोहराने की प्रक्रिया को ही पुनः स्मरण कहते हैं। तो रिकॉल आपका हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए अब चौथा और आखिरी प्रक्रिया है स्मृति का, वो होता है आपका पहचानना। समझ गए। यह स्मृति की अंतिम प्रक्रिया है। पहचानना एवं पुनः स्मरण आपस में संबंधित है। चाहे आप किसी को पहचानिए, चाहे को पुनः स्मरण कीजिए, तो एक दूसरे से जो है आपस में रिलेटिव है। समझ गए। यह स्मरण की गई विषय वस्तु वही है जिसका स्मरण किया जाता है तो उसे पहचाना जाता है। आप समझिए, जो भी चीज़ को आप रिकॉल किए, ठीक है, पुनः स्मरण किए, अब स्मरण किए तो वो चीज़ के बारे में क्या हो गया, तुरंत नॉलेज आ गया आपके दिमाग में कि वो ये चीज़ें हैं। आपको ये इसका मतलब आपको वो पहले से क्या है, दिमाग में स्टोर है। तो ये अब जो भी चीज़ें के बारे में आपके अंदर पुनः स्मरण आ गया तो आप उसको पहचान लिए, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ें हमने देखा, ये चीज़ें ये लिखा है, ये चीज़ें है, चाहे ये वस्तु ए है। तो ये जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, पहचानना और पुनः स्मरण, ठीक है। जब भी दिमाग में पुनः स्मरण कोई भी चीज़ को याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो हम जो है आसानी से किसी चीज़ को पहचान भी लेते हैं, ठीक है। तो ये चौथा प्रोसेस है। 4 प्रोसेस याद रखिएगा मेमोरी का। कौन कौन 4 प्रोसेस कौन कौन सा है, एक है आपका सीखना, दूसरा है रिटेंशन प्रतिधारण, तीसरा है पुनः स्मरण और चौथा है पहचानना। इसी 4 प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी चीज़ को जो है हम क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करने से लेकर पुनः स्मरण और पहचान करते हैं। समझ गए, इसी 4 स्टेप से। तो ये हो गया आपका प्रक्रिया हो गया जिसके तहत किसी भी चीज़ को हम मेमोरी में सुरक्षित रखते हैं और उसे फिर से जब ज़रूरत पड़े तो रिकॉल करते हैं और कोई भी चीज़ को पहचान पाते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी हो गया, समझ लीजिए। मेमोरी खत्म। अब मेमोरी का प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेमोरी का कितने टाइप्स हैं। बहुत आसान है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति के अवधि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन है, बहुत आसान है याद करना, ठीक है, देख लीजिए। एक है इमीडिएट मेमोरी, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसी को कह सकते हैं तत्कालिक मेमोरी, मतलब इमीडिएट, तुरंत, समझ गए। उसके बाद है एक आता है अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म, समझ गए। इसी को मीडियम भी कह सकते हैं, लॉन्ग भी कह सकते हैं और इमीडिएट मेमोरी भी कह सकते हैं। 3 टाइप के मेमोरी होता है, समझ गए। इमीडिएट होता है कि कोई चीज़ अभी सीखे और अभी भूल गए, समझ गए। अल्पकालीन होता है कि कोई चीज़ सीखे और थोड़ा दिनों तक, थोड़ा समय तक मेमोरी में है, तो ये हो गया अल्पकालीन, मतलब कम समय तक। और
दीर्घकालीन मतलब कोई चीज़ सीखे और वर्षों तक याद है, वर्षों से दिमाग में है या जन्म से लेकर अभी तक याद है, तो हो जाता है दीर्घ मेमोरी। समझ गए? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं तीनों के बारे में, आसान है बहुत। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए तत्कालिक मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी क्या होता है देख लीजिए। एक ऐसी स्मृति जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय अवबोधन के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करती है, ठीक है। तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाती है। इसका अवरोधन समय बहुत कम होता है, प्राय 1 सेकेंड या इससे भी कम। इस स्मृति में किसी भी वस्तु को थोड़ी देर के लिए याद रखा जाता है। जैसे देखिए तत्कालिक स्मृति वे स्मृति होता है जो जैसे दिमाग में आया, नहीं देखते हैं कि दिमाग में आता है और कोई चीज़ें गुल हो जाता है। आपको पता भी, आपको जैसे किसी से बात करते हैं और कोई नए आइडिया दिमाग में आपको याद आ जाता है, लेकिन वो जो है याद आया और उसको जो है ख़त्म हो गया। आप सोचते रहते हैं कि वो क्या दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया था। आप दिमाग को खजुआने लगते हैं, कहते अभी दिमाग में कौन सी बातें आया था, लेकिन वो याद नहीं आता है फिर से, ठीक है। तो वही हो जाता है इमीडिएट, मतलब यह सेकेंडों के लिए होता है जो आपके दिमाग में आता है बातें और फिर से वो गायब हो जाता है। या कोई भी चीज़ें आपने देखा, कोई भी चीज़ें आपने जो है तुरंत किसी भी वस्तु या विषय का अवबोधन किया और तुरंत माइंड से गायब हो गया, तो ये होता है आपका तत्कालिक स्मृति। समझ गए? चलिए तो लिखिएगा क्या कि एक ऐसी स्मृति जो व्यक्ति को कोई वस्तु या विषय को अवबोधन मतलब बोध करने के तुरंत बाद उसे स्मरण करने में सहायता करता है। मतलब किसी चीज़ को हम देखे, बोध किए, अवबोधन किए किसी भी विषय वस्तु को, और उसे तुरंत बाद हम जो है याद करने में हमें वो सहायता करता है, तो जो है क्या कहलाता है? तत्कालिक स्मृति या संवेदी स्मृति कहलाता है, ठीक है। और तुरंत अगर ये नहीं याद हुआ तो फिर ये गुल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसका जो अवबोधन समय होता है कम होता है, प्रायः 1 सेकेंड या इससे भी कम होता है। समझ गए? यानी किसी भी चीज़ को 1 सेकेंड या उससे भी कम तक जो है हम दिमाग में रहता है, तो वही हो जाता है तत्कालिक स्मृति। समझ गए? चलिए दूसरा है अल्पकालिक स्मृति, ठीक है। यह स्मृति का वह प्रकार है जिसमें सूचनाओं को 15 से 30 सेकेंड तक जो है संचित करके रखा जा सकता है। यह कम मात्रा की जानकारी को संग्रहित करता है, ठीक है। देखिए अल्पकालिक जो होता है इसे जो है हम लोग टेम्पोररी भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ें हम याद किए, कोई सूचना हो गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई सूचना है, ठीक है, या कुछ भी है माइंड में आया, ठीक है, कोई भी विषय वस्तु है माइंड में आया और वो जो है 15 से 30 सेकेंड तक ही माइंड में रहा। उसके बाद उस चीज़ को हम क्या करते हैं? अपने माइंड से खो देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, याद नहीं हो पाता है। तो यही जो है आपका होता है अल्पकालिक। देख रहे हैं ना कि यह 15 से 30 सेकेंड तक ही दिमाग में संचित रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें रहता है इस प्रकार के मेमोरी में एक कम मात्रा में चीज़ों को संग्रहित करके रखता है अल्पकालिक मेमोरी। समझ गए? ये सब आप लोग खुद सोचिए कि देखते होइएगा कुछ चीज़ें आता है तो थोड़ा देर के लिए आपके दिमाग में रहता है, उसके बाद जैसे ही इधर उधर रेफ राइट किए ख़त्म, वो दिमाग से गायब। तो यही जो है अल्पकालिक होता है, थोड़ा समय के लिए आपके दिमाग में स्टोर है और वही जो है अल्पकालिक होता है। और इसमें जो भी चीज़ें स्टोर होता है बहुत कम होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक के मतलब है यह स्मृति का वह रूप है जिसमें सूचनाओं को लंबे समय तक स्मरण रखने की क्षमता है, ठीक है। देखिए यह स्मृति का एक ऐसा रूप है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी विषय वस्तु को लंबे समय तक याद करने, स्मरण करने की क्षमता है। इसकी अवधि दिन, महीने, साल और पूरे जीवन काल भी हो सकती है। दीर्घ जो मेमोरी होता है लॉन्ग टर्म वाला, इसमें किसी चीज़ को आप दिन भर भी याद रहेगा, कोई चीज़ आपको महीनों महीनों याद रहेगा और सारे चीज़ें हैं सालों याद रहेगा और चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे जीवन काल भी याद रहता है, ठीक है। तो ये होता है दीर्घकालिक मेमोरी के अंतर्गत। दीर्घकालिक स्मृति की सहायता से हम किसी भी सूचना व जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं और समय पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए दीर्घ मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसमें कोई भी सूचना, कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी सूचना, कोई भी विषय वस्तु को हम जो है लंबे समय तक याद करके, स्मरण करके रखने का क्षमता है, ठीक है। जो अवधि दिन, महीना, साल, वर्षों, पूरे जीवन काल हो सकता है ये मेमोरी। समझ गए? ये क्षमता दीर्घकालिक स्मृति की सहायता से हम किसी भी सूचना व जानकारी को लंबे समय तक अपने माइंड में स्टोर करके, संग्रहित करके रख सकते हैं व इसका समय पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 आपका मेमोरी का प्रकार। ओके, समझ गए? चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मृति को प्रभावित करने, मेमोरी को जो है राइट डाउन द फैक्टर इफेक्टिंग मेमोरी, मेमोरी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है बताइए, ठीक है। या स्मृति में सुधार करने वाले कौन कौन से तरीके हैं जिससे मेमोरी को सुधार कर सकते हैं। या आपसे मेमोरी को सुधार करने का तरीका पूछे, ठीक है, या मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक पूछे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन वही है क्योंकि दोनों में हेर फेर करके सुधार भी सकते हैं और दोनों जो है चीज़ को प्रभावित भी करेगा।
सुधरेगा, ठीक है ना। तो चलिए कैसे सुधरेगा, कैसे प्रभावित करेगा देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको मेथड ऑफ इम्प्रूव पूछ लेगा मेमोरी का, फिर भी यही लिखना है, और इफेक्टिंग ऑफ मेमोरी पूछेगा, फिर भी आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए। देखिए, स्मृति की प्रक्रिया को कई स्थितियां प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक होती है। कुछ सकारात्मक दशाएं जो स्मृति को बढ़ाती है निम्न है, ठीक है। देखिए, जो आपके स्मृति होता है, मेमोरी होता है ना, इस प्रक्रिया को जो है कई स्थितियां, कंडीशन प्रभावित करता है, ठीक है। जिनमें कुछ सकारात्मक भी होता है, कुछ नकारात्मक चीज़ें होता है। कुछ चीज़ें सकारात्मक होता है जिसके कारण चीज़ें याद होता है, कुछ निगेटिव होता है जिसके कारण चीज़ों को हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके मेमोरी का जो है क्या होता है, दशा को क्या करता है, दिखाता है, और याद रखने को, समझ गए, मेमोरी की क्षमता को बढ़ाता भी है और प्रभावित करके घटाता भी है, ठीक है। कौन कौन से है चलिए देख लेते हैं। पहला आपका देखिएगा समय स्मृति सामग्री का स्वरूप, फॉर्म ऑफ मेमोरी मटेरियल। सामग्री, स्मृति सामग्री की निम्न विशेषताएं जो स्मृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। देखिए, पहला है सामग्री का रूप कैसा है। अब जो भी हम याद करेंगे उस सामग्री का, उस विषय वस्तु का जो है रूप कैसा है, ठीक है। चलिए जो है हम देख लेते हैं। पहले है, कोई भी मेमोरी को अगर सकारात्मक रूप से इम्प्रूव करना है तो अगर सामग्री के रूप में देखा जाए तो सामग्री बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ मटेरियल। स्मृति में लाई जाने वाली सूचना जितनी स्पष्ट होगी स्मृति उतनी ही अच्छी होगी। अब आपको हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत जटिल जटिल वर्ड रख देंगे तो आपको क्या होगा, याद नहीं हो पाएगा, याद नहीं हो पाएगा, या याद कर भी लेंगे तो थोड़ा देर के लिए रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अगर लंबे समय तक किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लियरिटी करके याद रखना है तो जो भी आप मटेरियल देख रहे हैं, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसमें क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। तो इसीलिए जो है सामग्री के आधार पर पहला जो है सामग्री का स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा सूचना, जितना ज़्यादा विषय वस्तु स्पष्ट होगा उतना ही स्मृति अच्छा होगा, समझ गए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा चीज़ें देखिएगा, उत्तेजना की ताजगी। मतलब उत्तेजना का ताजगी, उत्तेजना का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड। व्यक्ति क्या करता है देखते होइएगा, जितना ज़्यादा व्यक्ति के अंदर उत्तेजना अच्छा होगा उतना ही जो है चीज़ों को आराम से रोचक तरीके से बनाकर सीख लेता है। लेकिन मायूसी भरा रहेगा, दिमाग सैडनेस रहेगा तो चीज़ों को क्या करेंगे, नहीं अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कहता है कि फ्रेशनेस ऑफ एक्साइटेशन, समझ गए, ताज़े अनुभव एवं सूचनाएँ अधिक समय तक स्मृति में रहती है। जो भी चीज़ें ताज़ा होता है, जो भी चीज़ें फ्रेशनेस होता है, वैसे चीज़ों को, वैसे सूचनाओं को जो है माइंड में लंबे समय तक रखा जा सकता है, समझ गए। चलिए, तो उत्तेजना की ताजगी हो गया। तीसरा देखिएगा, उत्तेजना की सार्थकता, समझ गए, मीनिंगफुल ऑफ एक्साइटेशन, समझ गए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक सूचनाएं एवं अनुभव अधिक समय तक स्मृति में रहते हैं, जबकि निरर्थक बैचलेस सूचनाएं जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अच्छा मीनिंगफुल जो आपको जीवन में बहुत ही बार मिल चुका हो, वैसे वर्ड का अगर उपयोग करेंगे, वैसे मीनिंग का अगर उपयोग करेंगे तो उत्तर जल्दी याद हो जाता है। सरल भाषा का उपयोग करेंगे जो एकदम मीनिंगफुल हो आपके लिए, वो क्या होगा, जल्दी याद हो जाता है। बट जिसमें सार्थक नहीं होगा, जो मीनिंगलेस होगा, जो बेसलेस होगा, उसको लंबे लंबे करके लिखा होगा, उसमें कोई अर्थ नहीं होगा, तो जो है उसको याद करना कठिन हो जाता है, लंबे समय तक लिखना कठिन हो जाता है। तो मीनिंगफुल होना ज़रूरी है और ये एक्साइटेड के साथ में होना ज़रूरी है, इसीलिए उत्तेजना की सार्थकता कहा गया है, समझ गए। चलिए, मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटेंशन, समझ गए। तीव्र उत्तेजना की अवधि कम समय तक रहने वाली उत्तेजना की अपेक्षा स्मृति में अधिक समय तक रहती है। देखिए, जो किसी के अंदर एक्साइटेड होता है तो चीज़ें को देखते हुइएगा, तीव्र उत्तेजना की अवधि कम समय तक रहने वाली उत्तेजना की अपेक्षाकृत में अधिक समय तक रहती है। जिसके अंदर जो है एक्साइटेड अगर ज़्यादा रहता है, उस चीज़ों को जो है लंबे समय तक याद रखता है। इसीलिए कहता है किसी भी चीज़ को उत्तेजित, किसी भी चीज़ को एक्साइटेड रूप में सीखना, मेमोरी में स्टोर करके रखे, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें एक्साइटेड फॉर्म में दिमाग में स्टोर होगा वो लंबे तीव्र समय, जितना तेज़ी से आप किसी चीज़ को स्टोर करेंगे माइंड में, ठीक है ना, एक्साइटेड होकर उतना ही वो लंबे समय तक रहता है, उसका अवधि ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यही कहा गया है उत्तेजना की तीव्रता और अवधि, समझ गए। चलिए,
नेक्स्ट है स्मृति की सामग्री की मात्रा। ठीक है, स्मृति सामग्री की मात्रा जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतनी ही धारण क्षमता उतना ही कम होगा। और इसके विपरीत स्मृति सामग्री की मात्रा जितना कम होगी, धारण क्षमता उतना ही कम होगा, उतना ही अधिक होगा। इसीलिए लोग कहता है कि एक ही समय में सारे चीज़ों को जो है काम को मत कीजिए, सारे यादों न कीजिए, 10 क्वेश्चन एक समय में याद नहीं कीजिए, एक ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन याद कीजिए, तो आपके दिमाग में स्टोर होकर अच्छा से रहता है। 5 क्वेश्चन याद करेंगे तो जो है 5 क्वेश्चन का सामग्री ज़्यादा हो गया, आंसर ज़्यादा हो गया, तो फिर जो है दिमाग में आप अच्छे से याद करके नहीं रख पाएंगे। तो ठीक है, यही कहता है कि स्मृति सामग्री की मात्रा जितना कम होगा, धारण उतना ही अधिक होगा, धारण क्षमता जितना अधिक स्मृति सामग्री होगा, मतलब मटेरियल होगा, उतना ही धारण क्षमता कम होगा। अगर आप 5 क्वेश्चन याद करते हैं और कोई 2 क्वेश्चन याद करता है, तो 5 क्वेश्चन वाला से बेटर तरीका से दिमाग में लंबे समय तक 2 क्वेश्चन याद किया है उसको रहेगा। आप 5 क्वेश्चन याद किए हैं तो आप भूलने लगेंगे, आपके जो है अंदर कन्फ्यूजन होने लगेगा। लेकिन जो 2 क्वेश्चन ही याद किया है उसके माइंड में तो 2 ही क्वेश्चन है, तो लंबे समय तक उसको जो है रिपीट कर करके याद रहेगा उसके दिमाग में। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाता है सामग्री। ये 5 जो है आपका क्या आ गया, सामग्री आ गया। देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। पहला है सामग्री का स्वरूप, स्मृति सामग्री का स्वरूप, मतलब मेमोरी जो आप याद कर रहे हैं उसका सामग्री मटेरियल का स्वरूप कैसा है, फॉर्म कैसा है, क्या वह क्लियरिटी होना चाहिए, उसमें ताजगी और उत्तेजना होना चाहिए, उत्तेजना का सार्थक मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, जो भी आप चीज़ मटेरियल को याद कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, उत्तेजना जो है उसमें तीव्रता होना चाहिए और अवधि होना चाहिए। ठीक है, और सामग्री की मात्रा कितना है इस पर भी निर्भर करता है मेमोरी को बढ़ने और घटने का। समझ गए? तो ये 5 आपका सामग्री के स्वरूप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका अभ्यास। ठीक है, अब देखिए, जितना भी अगर आप मेमोरी में स्टोर रखना चाहते हैं लंबे समय तक किसी चीज़ को, तो आपको जो है सीखी गई चीज़ों को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमको सर ये क्वेश्चन नहीं याद होता है, ये क्वेश्चन नहीं याद होता है, तो देख लीजिए स्मृति को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे जो है याद करके दिमाग में रख सकते हैं। आपको ये टेक्निक जो है आपको इम्प्रूव करवाएगा। समझ गए? देख लीजिए, तो पहला सामग्री में देख लिए कि उत्तेजना के साथ पढ़िए, जो भी उत्तेजना है वो बनाए रखें लंबे समय तक, और जितना लंबे समय तक बना रहेगा, जितना पढ़ेंगे दिमाग में स्टोर होगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे किताब पढ़ लीजिए, एक दिन में 10 क्वेश्चन याद करने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं। कम क्वेश्चन मटेरियल रखिए और उसको अच्छे से दिमाग में याद कीजिएगा, तो लंबे समय तक स्टोर रहेगा। ठीक है ना? तो ये सब जो है सामग्री का स्वरूप आप लोग चयन कर लीजिए, जो कि ऊपर लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद अभ्यास कर करके जो है आप अपने चीज़ों को, ठीक है, धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मेमोरी में लंबे समय तक वस्तु को याद करके रख सकते हैं। तो अभ्यास हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है याद करने की मेथड। ठीक है ना? मेथड ऑफ मेमोराइजिंग। स्मृति सीखने को जो भी चीज़ें है, सीखने की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। स्मृति पर, मेमोरी पर सीखने की विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना? अगर याद करने का विधि आपका कैसा है, आप जो भी चीज़ें आप याद कर रहे हैं वो आप जो है कैसे याद कर रहे हैं। ठीक है, वो जो है आप अंतराल कर कर के किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, या जो है मतलब याद करने का विधि क्या होता है आप लोग जानते ही हैं ना, कि याद मेथड ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब याद आप कैसे कर रहे हैं, किस किस विधि का। कोई व्यक्ति होता है तो क्या करता है, स्मृति की प्रक्रिया में पूर्ण विधि की अपेक्षा अंश विधि अथवा निष्क्रिय विधि की अपेक्षा सक्रिय विधि ज़्यादा प्रभावी होती है। इस प्रक्रिया के अंतराल रहित विधि की जगह अंतराल युक्त विधि अधिक उपयोग होती है। समझ गए? देखिए, इस प्रकार अंतराल रहित विधि की जगह जो है ना, अंतराल युक्त विधि अधिक जो है क्या होता है, विधि उपयोगी होता है। समझ गए? देखिए, याद करने की विधि है तो किसी भी चीज़ को आप छोड़ छोड़ के याद करेंगे तो क्या होगा, याद अच्छा से नहीं होगा। उसको जो है आप 10 मिनट पढ़े, लेकिन एक्साइटेड से लगातार जो है 10 मिनट अगर बिना अंतराल के पढ़ लिए तो चीज़ें याद होने में समय नहीं लगता है और लंबे समय तक याद रहता है। नहीं तो आप 10 मिनट छोड़ के फिर 10 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट छोड़ दिए 5 मिनट पढ़ेंगे, तो फिर पीछे का चीज़ भूल गए रहेंगे, फिर उसको याद करना पड़ेगा। तो ये जो है याद करने का विधि इंपॉर्टेंट है। समझ गए? चलिए, चौथा दिखता है कि ध्यान आपका कैसा है, अटेंशन आपका कैसा है। ठीक है, आपका जितना ही अच्छा ध्यान होगा, जितना अच्छा आपका सामग्री पर ध्यान जाएगा, उतना ही अच्छा आप जो है चीज़ों को मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे, उतना ही अधिक समय तक। समझ गए? तो इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान कैसा है इस पर निर्भर करता है मेमोरी का। समझ गए? पाँचवा देखिएगा, उद्देश्य। अब समझिए, कोई भी व्यक्ति बिना उद्देश्य के, बिना पर्पज़ के अगर आप काम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, मन में आपका जो है वो चीज़ें रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में किसी भी चीज़ का उद्देश्य रखिए। जैसे उद्देश्य बनाइए
कि आप जो है किसी भी चीज़ को इस उद्देश्य से विषय वस्तु का उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य से काम कीजिए, उस उद्देश्य से पढ़ाई कीजिए, तो जो चीज़ें का एक क्या होता है, सेटल होता है और आपकी मेमोरी भी जो है उसी अनुसार काम करता है और दिन पर दिन एक लय में, एक समय में, एक चीज़ों को बन पाता है। तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे छठा है मानसिक समीक्षा, मेंटल एनालिसिस। यदि किसी विषय सामग्री की मानसिक समीक्षा करके उसे याद किया जाए तो उससे स्मृति दीर्घ होती है। देखिए अब लोग है मानसिक समीक्षा ही नहीं करता है, मतलब जो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर है उसको कभी एनालिसिस करते ही नहीं है। जैसे आप पर्सनालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने कभी माइंड में पर्सनालिटी के बारे में सोचे हैं? नहीं सोचे होंगे कि माइंड, तो इस क्वेश्चन को माइंड में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसका माइंड में जो व्यक्ति अपना एनालिसिस करते रहता है तो उसको जो है लंबे समय तक चीज़ें याद रहता है, ठीक है ना। मैं भी यही करता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, चाहे बाथरूम में हो चाहे कहीं पे हूँ, और जहाँ भी हमको कन्फ्यूजन लगता है प्रश्न में, तो जो है हम उसको माइंड में अपने एनालिसिस करते रहते हैं। हम माइंड में सोचते रहते हैं कि इस जहाँ कन्फ्यूजन होते रहते हैं तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होगा क्या होगा, और जहाँ पे भूलते हैं तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो जो है जो कन्फ्यूजन आता है वो दूर हो जाता है। और फिर माइंड में एनालिसिस किए, माइंड में सोचे विचारे, विश्लेषण किए, तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहता है और याद हो जाता है, समझ गए। तो माइंड में मेंटल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। सातवां और आखिरी है विषय सामग्री के प्रति रुचि। आप कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी विषय सामग्री है, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट कैसा है, ये भी बहुत बड़ा निर्भर करता है चीज़ों को माइंड में स्टोर करने का, मेमोरी में बनाने का, ठीक है। आईक्यू लेवल, इसका सिद्धांत और इसका परीक्षण यानी टेस्ट करने का प्रकार पूछेगा तो जो है आपको ऐसे पूछ लेगा 10 नंबर, या फिर इसमें पूछ लेगा बुद्धि लब्धि क्या है, इसके प्रकार को बताएं, ठीक है, और इसके जो है वर्गीकरण बताएं आईक्यू लेवल के आधार पर, तो वो भी 10 नंबर, समझ गए। तो अलग अलग तरीके से मैं टोटल क्वेश्चन आज पढ़ा दूंगा आईक्यू लेवल से संबंधित। चलिए देखते हैं। आईक्यू का मतलब होता है आई फॉर इंटेलिजेंस, क्यू फॉर क्यूटेंट, मतलब बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम अंकों में प्राप्त होते हैं, समझ गए, लेकिन केवल इन अंकों के आधार पर बुद्धि स्तर का वर्णन पर्याप्त नहीं है, समझ गए। अतः बुद्धि परीक्षण से प्राप्त अंकों को मानसिक आयु से बदलकर उसकी सहायता से बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है। माय डियर, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि जो इंटेलिजेंस क्यूटेंट होता है, किसी भी व्यक्ति को जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वह अंकों में आता है, डिजिट में आता है। लेकिन ये जो डिजिट होता है, इस आधार पर किसी के बुद्धि का स्तर का आप जो है वर्णन कर लेंगे, यह पर्याप्त नहीं होता है, समझ गए। तो इन जो अंकों आया रहता है, इस अंक को क्या किया जाता है कि मानसिक आयु में बदलकर यानी मेंटल एज में बदलकर उसकी सहायता से बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है, समझ गए। तो वही हमारा बुद्धि लब्धि होता है, समझ गए। तो बुद्धि लब्धि का मतलब होता है कि जब किसी के बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, आईक्यू लेवल निकाला जाता है, तो आईक्यू लेवल अंकों में आता है, समझ गए। अब यह अंक के आधार पर आप यह जो है नहीं तय कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का दिमाग किस जो है कितना है, समझ गए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस बुद्धि परीक्षण से जो अंक मिलता है उसको मेंटल एज में, मानसिक आयु में बदला जाता है और उसके सहायता से आईक्यू लेवल की गणना की जाती है, समझ गए। तो ये हो गया आपका आईक्यू इंटेलिजेंस क्विटेंट। अब मानसिक आयु क्या है, इसमें एक वर्ड आया है कि पहले जो नंबर आता है मानसिक परीक्षण में, इंटेलिजेंस आईक्यू में, तो उस नंबर को क्या किया जाता है, मेंटल आयु में, मानसिक आयु में बदला जाता है। तो ये मानसिक आयु क्या होता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिनेट ने 1908 में किया। साइमन बिनेट जो थे, इन्होंने सबसे पहले 1908 में जो है मेंटल एज का जो है इन्होंने प्रयोग किया। वास्तव में मानसिक आयु व्यक्ति के बौद्धिक कार्यों द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा किसी आयु विशेष में यह अपेक्षित है, ठीक है। मानसिक आयु जो होता है किसी भी व्यक्ति के उसके बौद्धिक कार्य द्वारा ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक फंक्शन, जो कार्य होता है कि वह दिमाग से कितना कार्य करता है, वही उसका मानसिक जो है आयु को बताता है, समझ गए। किसी आयु विशेष में यह अपेक्षिक होता है। तो मेंटल एज जो होता है, सर्वप्रथम बिनेट ने इसे 1908 में जो है इसका प्रयोग किया। वास्तव में रियलिटी में जो मेंटल एज है यह व्यक्ति के बौद्धिक कार्यों द्वारा ज्ञात होती है, समझ गए, मतलब उसके मानसिक कार्यों द्वारा, बौद्धिक कार्यों द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है, ठीक है। वास्तविक आयु, एक्चुअल आयु क्या होता है, तो एक्चुअल आयु की मतलब होती है, ये दोनों इसलिए पढ़ना है आपको क्योंकि आईक्यू के जब फार्मूला लिखिएगा तो आपको मेंटल एज और एक्चुअल एज दोनों के सहायता से आप आईक्यू लेवल निकालते हैं, समझ गए। तो एक्चुअल एज का मतलब है कि इसकी गणना व्यक्ति के वास्तविक जन्म तिथि से की जाती है। तो एक्चुअल एज का मतलब होता है कि व्यक्ति के वास्तविक एज से, समझ गए। आगे है
बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के आधार पर स्टर्न तथा टर्मन ने आईक्यू शब्द प्रस्तुत किया तथा इसकी गणना हेतु निम्न फार्मूला प्रस्तुत किया। माय डियर, बुद्धि लब्धि के लिए मानसिक आयु के आधार पर, मेंटल एज के आधार पर स्टर्न तथा टर्मर ने आईक्यू शब्द प्रस्तुत किया जिसे इंटेलिजेंस क्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है, तथा इसकी गणना के लिए एक फार्मूला को प्रस्तुत किया गया। समझ गए। अब वह फार्मूला आपको नीचे देखने को मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, यह आपका क्या है, इंग्लिश में जितना ऊपर अभी देखे है ना, चाहे वो मेंटल एज हो, चाहे वो एक्चुअल एज हो, चाहे वो इंटेलिजेंस आईक्यू हो, ये सब होता क्या है, ये सब का यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही चीज़ को सीखना है कि फार्मूला क्या होता है जो स्टर्न के द्वारा दिया गया था और टर्नेट के द्वारा, वह आईक्यू लेवल का फार्मूला होता है मेंटल एज बटे में एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज बट मेंटल एज बटा में एक्चुअल एज इंटू में 100, और यही आईक्यू लेवल का फार्मूला है। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु जो है उसका 10 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू लेवल कितना होगा, तो उसका आईक्यू लेवल यहाँ से देख लीजिए, आईक्यू लेवल 120 है, और आपको पता होना चाहिए कि आईक्यू लेवल 120 जो है काफ़ी ज़्यादा हाई माना जाता है, ठीक है। अगर मान गए किसी का मानसिक एज भी 10 साल है और एक्चुअल एज भी 10 साल है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि उसका पूरे 100% जो है उसका आईक्यू लेवल पूरे के पूरे 100 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा, बच जाएगा यही 100, समझ गए ना। अब होता यह है, देखते हुएगा आप लोग कि कहता है कि बच्चा अपने वास्तविक आयु से 2 साल पीछे चल रहा है। मतलब क्या कि वास्तविक आयु अगर उसका 12 साल है, 2 साल अगर वह पीछे चल रहा है, तो उसका मानसिक आयु कितना होगा, 10 साल होगा, ठीक है ना, क्योंकि वह 2 साल पीछे चल रहा है अपने जो है वास्तविक आयु से, जो उसका मानसिक आयु है 2 साल पीछे चल रहा है, मंदबुद्धि है, समझ गए ना। तो अगर कोई बच्चा अगर रियल में अगर वो जो है 12 साल का है और मानसिक आयु अगर उसका 10 साल का है, और इसमें 100 से गुना कर दीजिए और आप निकालिए, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कितना जो है उसका हो जाएगा, समझ गए ना। तो यही जो है आपका निकालने का चीज़ें हैं, समझ गए। आईक्यू लेवल ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ओके, चलिए ये समझ गए। अब यहाँ पे माय डियर आता है, अच्छा प्रश्न है आपके सामने। अब आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछेगा कि बुद्धि लब्धि क्या है, ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है, तो उसमें आप फार्मूला लिख दीजिएगा और बुद्धि लब्धि में मेंटल एज एक्चुअल एज सब कुछ समझा दीजिएगा। और उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण में आपको यही वाला चार्ट जो है बनाना पड़ेगा, समझ गए, आईक्यू लेवल के आधार पर। तो आईक्यू लेवल के आधार पर इधर आईक्यू लेवल है और इधर आपका कैटेगरी है, समझ गए। कैटेगरी में आपको बताता है कि किस प्रकार के व्यक्ति होगा अगर उसका आईक्यू लेवल इतना से इतना के बीच में होगा, तो समझ गए। तो इसको आपको चार्ट को ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है। अगर हम लोग सबसे हाईएस्ट 140 लेते हैं, 140 या इससे अगर अधिक किसी का आईक्यू लेवल आ रहा है, तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली माना जाता है वो व्यक्ति, समझ गए। अगर किसी का 120 और 140 या इससे तो अधिक ले लिया गया, तो अब जो 120 से लिया जाएगा वह 139 तक ही होगा, क्योंकि 40 से यहाँ तक ले लिया गया है। तो 139 तक जो होगा 120 से, वह अति श्रेष्ठ में आता है, समझ गए, अति श्रेष्ठ में आता है, ओके। आगे है 110 से 119। अब यहाँ पे 120 से ले लिया गया, अब यहाँ पे हम 119 तक ही लेंगे। कितना से, 110 से लेकर 119 तक जो लेंगे वह श्रेष्ठ होगा। इससे ऊपर बढ़ेगा तो अति श्रेष्ठ होगा, समझ गए। जो 120 से 39 होगा, ऊपर जाएगा तो प्रतिभाशाली होगा। चीज़ों को समझ गए। तो अगर आपके ऑप्शन में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि 110 से लेकर 119 वाले आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, तो वह श्रेष्ठ में आएंगे, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। समान बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह आपका 110 से तो यहाँ ले लिया गया है, मीन्स 109 से होगा। कितना से, 90 से। 90 से 109 तक के जो आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति होते हैं वह समान बुद्धि का होता है, समझ गए, समान बुद्धि का होता है, याद रखिएगा, ओके। अब 80 से 89 वाला जो होता है माय डियर, वह मंद बुद्धि का होता है, मेंटल रिटार्डेशन का होता है, समझ गए। 80 से 89 वाला, समझ रहे हैं। आगे है 70 से 79 वाला। अब देखिए 10-10 का ही गैप है, तो 70 से 79 वाला जो है वह सीमांत क्षीण बुद्धि है, ओके। 70 से जिसका कम है निश्चित क्षीण बुद्धि का होगा। 50 से 69 है वह अल्प बुद्धि का होगा, और 20 से 49 तक है तो वह मूर्ख बुद्धि का होगा, और 20 से या इससे कम है तो उसे जड़ बुद्धि यानी इडियट कहा जाता है, समझ गए। तो इस चार्ट को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ गए, समझ लीजिएगा, समझ के याद करिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको सीधा कह देता हूँ, आपको आसान लगता है तो तीन जो है समान से लेकर ऊपर तक
चारों को एक साथ याद कर लीजिए, ठीक है। नीचा जो है आप 70 से कम वाला से शुरू कीजिए और चारों को ऐसे याद कर लीजिए, और बीच में तो यही तो 2 है, समझ गए। ऊपर से लिख दीजिएगा 140 से शुरू कीजिएगा, इससे अधिक होगा, ठीक है। अब 140 से शुरू कर दिए हैं तो उससे कम यानी 139 तक लेंगे, और लेंगे कितना से, तो 120 से 39 तक। अब यहाँ से 139 तक हम लोग 120 तक ले चुके हैं, तो अब 119 तक ही लेंगे, कितना से, 110 से। और फिर जब हम 110 तक ले चुके हैं तो 109 तक ही लेंगे, कहाँ से, 90 से। तो ये हमारा चारों हो जाएगा, ठीक है। 2 गैप छोड़ दीजिएगा और फिर 2 गैप के नीचे शुरू कीजिएगा 70 से कम, ठीक है। 70 से कम जब हो चुका है तो यहाँ 69 तक ही लेंगे, तो 50 से 69। अब जब 50 ले चुके हैं तो यहाँ तक 49 तक ही लेंगे, 20 से 49 तक। अब 20 ले चुके हैं तो 20 या इससे कम होगा तो इसे जड़ बुद्धि में रखेंगे, और बाकी जो बीच में 2 बच जाएगा 80 से 89 और 70 से 69। 80 से 89 मंद बुद्धि और 70 से 79 सीमांत क्षीण बुद्धि, समझ गए। तो ऐसे इसको याद रखिएगा तो याद होगा, नहीं तो रटिएगा तो कभी भी याद नहीं होगा। 2 बार पहले इसको गौर से देखिए, पहले गौर से देखिए कि IQ लेवल कहाँ से कहाँ तक कौन से जो है श्रेणी में आएगा, समझ गए। तब जाके सोचिएगा, कहीं बैठिएगा बाथरूम में या कहीं बैठिएगा तो सोचिएगा कि 109 से लेकर 110 से लेकर 119 तक वाला कौन वाला है, 70 से कम वाला कौन वाला है, समझ गए। 50 से 69 वाला कौन सा श्रेणी का है, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये समझ गए। अब माय डियर बुद्धि का प्रकार है, ठीक है। बुद्धि का आपको कुछ प्रकार भी है, किस किस प्रकार के बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, वो तो वर्गीकरण हो गया IQ लेवल के आधार पर। लेकिन अब जो बुद्धि है, बुद्धि का हम लोग इंटेलिजेंस, जो वो तो बुद्धि लब्धि हो गया ना IQ लेवल, लेकिन अब हम लोग चलते हैं बुद्धि वाला में, ठीक है। तो बुद्धि का कहने का मतलब है बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं माय डियर। तो बुद्धि के प्रकार में आपका होता है, देख लीजिए, मूर्त या ठोस बुद्धि, मूर्त या ठोस बुद्धि, ठीक है। कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त या ठोस बुद्धि का मतलब होता है कि इसे गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि का संबंध ठोस सामग्री से होता है। जिस व्यक्ति में इस बुद्धि का अधिकता होती है वह मशीनों या ठोस वस्तुओं में अधिक रुचि रखता है, जैसे इंजीनियर, टेलर, वादक, चालक आदि, ठीक है। माय डियर, जो मूर्त या ठोस बुद्धि कहने का मतलब है कि इसे गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठोस या मूर्त बुद्धि को। इससे इस बुद्धि का संबंध जो है ठोस सामग्री से जो है होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर जो ठोस बुद्धि होता है वह मशीनों में या फिर ठोस वस्तुओं में अधिक रुचि रखता है, जैसे इंजीनियर हो गया, टेलर हो गया, वादक हो गया, चालक हो गया। ये सब जो है मूर्त या ठोस बुद्धि के व्यक्ति माने जाते हैं, समझ गए। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो है ठोस चीज़ों में अपना या ठोस वस्तुओं में या मशीनों में रुचि रखते हैं, तो उससे जो है मूर्त या ठोस बुद्धि कहते हैं। क्योंकि इंजीनियर देखते होइएगा ज़्यादातर जो है वो मशीनों के कारोबारों में जो है ज़्यादा रुचि रखता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वगैरह। दूसरा है अमूर्त या विस्तृत बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट या इंटेलिजेंस, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त। पहला था मूर्त जिसे ठोस था, और दूसरा है अमूर्त यानी विस्तृत बुद्धि जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं, समझ गए। अमूर्त बुद्धि पढ़ने लिखने से, पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करने से आती है, समझ गए। यह संख्या एवं शब्दों को समझने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे साहित्यकार, डॉक्टर, एडवोकेट आदि बनते हैं। तो अमूर्त या विस्तृत बुद्धि वाला जो होते हैं व्यक्ति, उनको जो है अमूर्त बुद्धि पढ़ने लिखने से जो है मिलता है, पुस्तक के ज्ञान अर्जित करने से मिलता है। यह संख्या एवं शब्दों को समझने की क्षमता होती है, ठीक है, अमूर्त बुद्धि। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे साहित्यकार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो है पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पुस्तक से ज्ञान अर्जित करते हैं। इनको शब्दों और संख्याओं को समझने में मज़ा आता है, इसलिए ये सब जो है साहित्य, डॉक्टर, एडवोकेट बनते हैं, समझ गए। इसीलिए इसे विस्तृत अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। तीसरा है माय डियर सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति या अपने व्यवहार से दूसरों पर प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाले कहलाते हैं। सामाजिक बुद्धि कहने वाले का मतलब है कि वैसा व्यक्ति, देखते होइएगा, कि जो अपने बातों से दूसरों को अट्रैक्ट कर देता हो, समझ गए, अपने बातों से लुभा लेता हो, जिसका छाप जो है उसके आसपास काफ़ी अच्छा जो है उसका प्रभाव हो, तो यह प्रकार के व्यक्ति जो है सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में लोगों को समझने एवं समझदारी से काम कर मानव संबंध बनाने, सहयोग लेने आदि की क्षमता होती है, जैसे राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी। ये लोग के अंदर जो है सामाजिक बुद्धि होता है। यही कारण है कि राजनेता जो है आपको अपने लोभ में फंसा लेता है बात कह कह के। सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है समाज के भला के लिए जो है देखते होइएगा आपको जो है अपनी ओर खींच लेगा। व्यवसायी देखिएगा कि आप कितना भी कहते रहिएगा लेकिन आपसे जो है डुप्लीकेट सामान बेच ही लेगा, आप कितना भी समझदार बन जाइएगा। तो इनके अंदर आपके कलाओं को, आपके बातों को समझने का या फिर आपको समझाने का कला होता है, और यह सामाजिक बुद्धि के धनिक होते हैं, इसीलिए यह आपके वो व्यवहारों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, समझ गए ना। तो ये सामाजिक बुद्धि के लोग होते हैं जो
जो मानव संबंध बनाने में, सहयोग लेने में, देने में, इन सब को एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और यही जो है सामाजिक बुद्धि होता है। तो 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बता दिए। पहला मूर्त यानी ठोस बुद्धि, दूसरा अमूर्त यानी विस्तृत बुद्धि और तीसरा जो है सामाजिक बुद्धि यानी अब तीनों में आपको पता है कि तीनों में एग्जाम्पल भी बता दिए। जो ठोस बुद्धि का होगा वह मशीनों में अधिक रुचि रखेगा, तो इंजीनियर बनेगा, टेलर बनेगा, समझ गए, इस चालक होगा, इस प्रकार के। दूसरा था जो विस्तृत बुद्धि रखेगा, अमूर्त रहेगा, तो वह जो है ज़्यादा पढ़ने लिखने किताबों से ज्ञान अर्जित करेगा, समझ गए, वह संख्याओं को, शब्दों को ज़्यादा समझेगा, तो वह डॉक्टर बनेगा, साहित्यकार बनेगा, ठीक है, वो जो है आपके वकील बनेगा, समझ गए। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि, जो समाज में लोगों को समझता हो, समझाता हो, अपने समझदारी से काम लेता हो, आपको अपनी ओर खींच लेता हो अपनी बुद्धि के दम पर। तो ये सब एक राजनेता के गुण होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता का या एक व्यवसायी का, जो आपको अपनी ओर खींच लेता हो अपने सामान की ओर, समझ गए, अपनी बातों से। तो ये सामाजिक बुद्धि होता है। तीनों प्रकार की बुद्धि समझा दिए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, ठीक है।